चलो भाई, हेलो दोस्तों, सबको गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। जल्दी से क्लास स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। होपफुली आज सब कुछ ठीक है। तो आ जाओ भैया फटाफट सभी लोग। और जो भी यहाँ पे अवेलेबल है एक बार बता दीजिए क्या सब कुछ क्लियर है, वॉइस के साथ साथ विजिबिलिटी भी क्लियर है कि नहीं। हम भी चेक कर ले रहे हैं तब तक एक बार। हेलो हेलो हेलो। जो भी यहाँ पे अवेलेबल है एक बार बता दीजिए क्या सब कुछ क्लियर है, वॉइस के साथ साथ विजिबिलिटी भी क्लियर है कि नहीं। बाहर की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आ जा रही है। चलो भाई गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो वापस से हम अपने आईटी के भंडारे में आ चुके हैं। और जैसे कि आज आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा और टाइटल भी पढ़ लिया होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं साइबर क्राइम के बारे में और साइबर सिक्योरिटी के बारे में। और इसमें हम ये भी जानेंगे कितने तरह के क्राइम होते हैं और उस क्राइम से हम कैसे बच सकते हैं या फिर अपने डेटा को कैसे बचाया जा सकता है। इन सभी चीज़ों को लेकर के आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को फटाफट। तो सब कुछ क्लियर है एक बार तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, स्क्रीन वगैरह अगर क्लियर है तो। ठीक है, तो साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये भी पढ़ लेते हैं। कुछ बचे हुए टॉपिक्स हमारे रह गए थे भाई, तो उन्हें भी कवर अप कर लेते हैं पहले फटाफट। क्लियर है सर? ओके 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 ओके, ठीक है। तो आइए फटाफट चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हमने आई थिंक बिग डेटा से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो OSI हमने पढ़ लिया था, बिग डेटा से आज पढ़ना था। तो आइए फटाफट कवर अप कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि बिग डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। बिग डेटा का मतलब ही होता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की यहाँ पे मतलब बात चल रही भाई। तो बिग डेटा का मतलब एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की बात चलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि क्या होता है बिग डेटा एनालिटिक्स। तो देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इमेजिन कीजिए कि आप जो है किसी शॉपिंग मॉल को चला रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसको लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। गुड आफ्टरनून भाई सबको। चलो ठीक है, एक बार फटाफट स्पीड में पढ़ लेते हैं, अगर पढ़ भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स की। तो इसको मैं थोड़ा सा थिकनेस कम कर लेता हूँ भाई। चलिए, तो कल्पना कीजिए कि आप एक शॉपिंग मॉल चलाते हैं जहां रोज़ हज़ारों ग्राहक आते हैं, मतलब कई सारे कस्टमर डेली आते हैं, कुछ ना कुछ ख़रीद करके चले जाते हैं। अब यहाँ पे फिर इसके बाद क्या है, दे बाय डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यूज़ क्रेडिट कार्ड्स एंड सर्च फॉर डिस्काउंट्स। ये सारे डेटा आप क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो। कलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे भाई, देख सकते हैं यू कलेक्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, व्हाट पीपल बाय, व्हाट्स देयर फेवरेट ब्रांड्स, टाइम दे विजिट एंड इवन देयर फीडबैक्स। अब कस्टमर डेली आते हैं, कुछ ना कुछ ख़रीद रहे हैं, कुछ ना कुछ ख़रीदने के बाद वो पेमेंट करते हैं, तो कई ना कई तरीके के आपके पास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो इन डेटा को आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं। एनालाइज़ करने के साथ साथ आपका भला क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कस्टमर्स की नीड समझ में आएगी, उनके पसंदीदा ब्रांड के बारे में आपको पता चलेगा, जिससे कि आप अपने मॉल की
प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सकता है। कैसे? अगर जो कस्टमर्स को पसंद आते हैं वो ब्रांड्स आप रखोगे, किस टाइम पे वो ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स कब आते हैं, कोई फेस्टिवल आता है तभी ज़्यादातर शॉपिंग होता है, शादी ब्याह के टाइम आते हैं तब ज़्यादा शॉपिंग होता है, तो उस टाइम्स पे आप डिस्काउंट्स ला सकते हैं, नए नए ब्रांड्स ला सकते हैं, ट्रेंडी वाले फैंसी वाली चीज़ें आप ला के रख सकते हैं, तो उस समय पे आपकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो यही होता है बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा का मतलब ही होता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की बात की जाती है ना। तो जब एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की बात की जा रही है तो उसी के एनालिसिस को हम बोलते हैं बिग डेटा एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी को। क्लियर है? अब देखो बिग डेटा एनालिसिस से क्या क्या हो सकती है भाई, कहाँ कहाँ पे आपको हेल्प मिल सकता है, तो आइए इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला फाइंड पैटर्न्स। आप एक पैटर्न को समझ सकते हैं, खोज सकते हैं विच प्रोडक्ट सेल्स द मोस्ट, कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिका हुआ है। मेक डिसीजन, आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं, आपको किस समय पे डिस्काउंट देना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स पे देना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आप डिसाइड कर सकते हैं। इम्प्रूव ऑपरेशंस, आप ऑपरेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि कीप इनफ स्टॉक ऑफ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, जो ट्रेंडिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टॉक रखें कि कोई भी कस्टमर आए तो उसे खाली हाथ लौटना ना पड़े, वो उन प्रोडक्ट्स को खरीदे, परचेज़ करे और आपका भी भला हो, कस्टमर का तो भला होगा ही होगा, वो तो बेचारा खुश होगा। डिस्कवर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, आप नए अपॉर्चुनिटीज़ को भी ढूंढ सकते हैं, जैसे कि जो भी कस्टमर्स ने फीडबैक दिए होंगे उनके अकॉर्डिंग उनके नए ब्रांड्स के बारे में या फिर उनके प्रेफरेंसेस के बारे में, इन सभी चीज़ों को आप जो है डिस्कवर कर सकते हैं। कब? जब आप उन डेटा का एनालिसिस करते हैं तभी। तो यही था बिग डेटा एनालिटिक्स। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया हो सभी को। समझ में आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस सर बोल दीजिए, और नहीं समझ में आया तो जो भी डाउट है एक बार पूछ लीजिए भाई। अब इसका कुछ एग्जाम्पल आपको लगता होगा सर एग्जाम्पल दे दीजिए, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स हो गया या यूट्यूब हो गया, या आप सबका प्यारा सा चहीता सा इंस्टाग्राम हो गया। आप लोग हमेशा बोलते हैं कि सर ये हमें वैसे रील्स प्रोवाइड करता है जैसा हमारा मूड होता है। वो कैसे गेस करता है? वो आपके वॉच हिस्ट्री को, आपके लाइक्स को, वो सभी चीज़ों को वो एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद उसी प्रकार के डेटा आप तक वो पहुंचाता है। उसे भी पता है कि जैसे डेटा आपको चाहिए, अगर वैसे डेटा आपको नहीं दिए जाएंगे तो आप वहाँ पे अपना टाइम नहीं देंगे। क्लियर है ना? तो वैसे आपके नेटफ्लिक्स और यूट्यूब भी करते हैं। यूट्यूब पे अगर आप मूवी देखते होंगे तो आपको मूवीज़ हमेशा सजेशन में आती होंगी, रिकमेंड होती होंगी। अगर वहाँ पे आप एजुकेशन वाली चीज़ें देखते होंगे तो आपको हमेशा पढ़ाई से रिलेटेड नए नए चैनल्स, नए नए वीडियोज़ मिलते रहते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से अगर आपने किस तरह के प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर रखे हैं, उस तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में अगर कुछ नया आया है, ट्रेंडिंग में आया है, कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ आपको सजेस्ट हो रही होती हैं। गूगल मैप पे क्या किया जाता है भाई, आपके डेटा का यूज़ करके, ट्रैफिक डेटा का यूज़ करके एक फास्टर रूट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है? बिग डेटा एनालिटिक्स आपका मदद करता है कंपनीज़ को मेक स्मार्टर डिसीजन एंड ग्रो फास्टर, एक स्मार्ट डिसीजन लेने में, एक स्मार्ट फैसले लेने में, और वो कैसे तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, इन सब चीज़ों में ये हेल्प करता है बिग डेटा एनालिटिक्स। तो आज के टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। तो इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, क्या एप्लीकेशंस हैं? तो बेटर बिजनेस, अगर आप अपने बिजनेस को अच्छा बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अमेज़ॉन हो गया, आपको सजेस्ट करता है जैसे प्रोडक्ट्स आप पसंद करते हो वैसे आपको सजेशन में आते हैं प्रोडक्ट्स। हेल्थ केयर में हेल्प मिल सकती है, डिसीज़ को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ट्रीटमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है। एग्जाम्पल से आपके स्मार्ट वॉचेस हो गए जो कि आपके हेल्थ रिकॉर्ड को ट्रैक करते हैं। फिर है सेफर फाइनेंस, आप फ्रॉड वगैरह को डिटेक्ट कर सकते हो और अपना ट्रांजैक्शन को सिक्योर तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपल सा सारी चीज़ें भाई, इसलिए स्पीड में कवर अप करवा दे रहे हैं क्योंकि आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स भी कवर करने हैं, क्योंकि 2 दिन से क्लास हो नहीं पाई थी टेक्निकल इशू की वजह से। तो इस वजह से आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है भाई, तो थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे। अगर किसी कोई समस्या आएगी तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में साथ के साथ। फिर अगला पॉइंट आपका एड्स दैट वर्क। अब देखो, जो एडवर्टीजमेंट होता है वो ऑनलाइन हो या फिर कैसे भी हो, वो हमें टारगेटेड ऑडियंस तक ही पहुंचाना होता है। जिस तरह के ऑडियंस को उस ऐड की ज़रूरत है उन्हीं तक पहुंचाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आपको वैसी एडवर्टीजमेंट्स मिलते होंगे जिस तरह की चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आता होगा। फिर से वही चीज़ें, अगर आप वहाँ पे अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे
पढ़ाई से रिलेटेड हैंडल्स पे ज़्यादा विजिट करते होंगे तो आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई वाले एडवर्टीजमेंट मिलते होंगे, यहाँ पे इंटर्नशिप चल रही है, इनके प्लेटफॉर्म के आपको फ्री कोर्स मिल रहे हैं, ये ऑफर चल रहे हैं, ऐसे चीज़ें। किसी को ब्यूटी प्रोडक्ट्स ज़्यादा पसंद आते होंगे भैया, तो उनको ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले एडवर्टीजमेंट मिलते होंगे। किसी को जैसा भी आपका पसंद वैसे आपको एडवर्टीजमेंट भी मिलते हैं। तो टारगेट किया जाता है ऑडियंस को भैया, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपके एफर्ट वेस्ट ना हो, इस चीज़ के लिए। ठीक है। इंस्टाग्राम आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री के अनुसार विज्ञापन दिखाता है, मतलब एडवर्टीजमेंट दिखाता है। ये आपके एग्जांपल हो गया। स्मार्टर सिटीज़, आप अपने सिटीज़ को स्मार्ट बना सकते हो भाई। मान लो कि आप आउट ऑफ कंट्री गए, बाहर जाने के बाद आप अमेरिका पहुंच गए, जापान चले गए, है ना, ऐसे ऐसे जगहों पे आप गए, वहाँ के आपने शहरों को देखा, अच्छा यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि आपने शहर गए, वहाँ पे विज़िट किया, डेटा कलेक्ट किया, एनालाइज किया, आपने ये सोचा कि अच्छा ऐसा काम हम अपने शहर में भी कर सकते हैं, तो हमारा शहर भी क्या हो सकता है, सुंदर बन जाएगा। तो वही है, तो है आपका एनालिसिस, डेटा एनालिसिस। और जब हम एक लार्ज अमाउंट डेटा की बात करते हैं तो वही हो जाता है आपका बिग डेटा एनालिसिस। क्लियर है। फिर इसके फ़ायदे देखो, बेसिक एकदम आसान है। इसके फ़ायदे क्या है? स्मार्ट चॉइसेस, आप अपने चॉइसेस को स्मार्ट बना सकते हो, समझदारी के साथ आप एक निर्णय ले सकते हैं। वर्क स्मूथर, आप अपने समय बचा सकते हो, पैसे बचा सकते हो जो वेस्ट होने वाले हैं। अगर आपने एक सही डिसीज़न लिया है तो आप सही टाइम पे सही सेल्स लाएंगे, जिससे कि आपका बचत कम होगा, कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही होने वाला है। ठीक है। और आप गलत एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, सही जगह एफर्ट लगा रहे हैं, तो आपका समय भी बचेगा। फिर आपका है पर्सनलाइज सर्विसेज, आप सर्विसेज को पर्सनलाइज कर सकते हैं, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस ला सकते हैं। एग्जाम्पल, स्पॉटिफाई रिकमेंड्स म्यूज़िक, जैसे उसके ऑडियंस को, कस्टमर्स को नीड होते हैं वैसे वो म्यूज़िक आपको सुनाता है, ये सजेशन में प्रोवाइड भी करता है। भविष्य को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, भूकंप आने वाला है या फिर कल बारिश होगी, कल आंधी आएगा, चक्रवात आएगा, सारी चीज़ कैसे पता चलती हैं? डेटा का एनालिसिस किया जाता है, तभी पूर्वानुमान लगा लिया जाता है पहले से। तो मौसम ऐप पे आपको तूफ़ानों के बारे में या बारिश के बारे में चेतावनी मिल जाती है पहले से, क्योंकि वहाँ पे डेटा का एनालिसिस होता है। कम्पिटिटिव एज में आप, मतलब कि आज के टाइम पे जो इतना ज़्यादा कंपटीशन है, टफ कंपटीशन है, इसमें आप जो है मार्केट में आगे निकल सकते हैं तभी जब आप डेटा का एनालिसिस करेंगे। तो एग्जाम्पल, ई कॉमर्स प्लान्स, टाइमली सेल, अगर आप टाइमली सेल्स लाते हैं, डिस्काउंट्स लाते हैं, ऑफ़र लाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस इतने बड़े कंपटीशन वाले मार्केट में भी आगे जाओगे, ये कंफर्म है ना। अब देखो, आपको पता होगा कि जो ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं, क्यों? दिवाली, दशहरा, है ना, 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर क्रिसमस पे, ऐसे टाइम पे सेल्स क्यों आते हैं? क्योंकि लोग भाई इस समय पे शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं। तो सभी को पता है कि इस समय पे अगर हम सेल से लेके आएंगे, विंटर सेल आते हैं, आपके समर सेल आते हैं, क्यों? ये समय पे लोग शॉपिंग करते हैं, है ना। तो यही रीज़न है। अगर इस समय पे सेल्स नहीं आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स विजिट नहीं करेंगे तो उनका प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा? उनके प्रोडक्ट्स सेल ही नहीं होंगे भैया, तो नुकसान हो जाएगा ना। तो अगर एक महीने वो आपको ऑफ़र दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, बाकी महीने तो आपसे पैसे लेंगे ही ना। तो ये दिमाग होता है ई कॉमर्स, इसीलिए कहते हैं व्यापार आसान नहीं है भैया, बिजनेस, दिस इज़ बिजनेस। फिर नुकसान की बात कर लेते हैं, क्या हानियां हैं? तो प्राइवेसी कंसर्न हो सकते हैं भैया, आपके डेटा का मिसयूज़ किया जा सकता है, क्योंकि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं वहाँ पे आपका डेटा होगा, तो उस डेटा का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। सोशल मीडिया यूजेस डेटा फॉर एड्स, सोशल मीडिया क्या है? एडवर्टीजमेंट के लिए, विज्ञापन के लिए आपका डेटा यूज़ करता है। हाई कॉस्ट, भैया देखो ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंसिव टूल्स चाहिए, एक्सपर्ट नीड की ज़रूरत होगी, मतलब कि एक बहुत ज़्यादा कुशल व्यक्ति की या कुशलता वाली चीज़ों की नीड होती है यहाँ पे। तो इस चीज़ में पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे। अच्छी पढ़ाई आप करोगे, अच्छे एक्सपीरियंस ले आओगे अपने अंदर, तो पैसे तो जाएंगे जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे छोटे जो व्यवसाय होते हैं, बिजनेस होते हैं, उसके लिए भाई पूरा का पूरा सेटअप करना, एडवांस वाले टूल्स लाना, ये पॉसिबल नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि अगर आप गलत तरीके से डेटा का एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो कहीं ना कहीं भाई गलत की तरफ इशारा करती है। ख़राब डेटा गलत निर्णय दिला सकता है। अगर मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप पैथोलॉजी जाते हैं, वहाँ पे ब्लड जांच करवाने के लिए, तो जो वहाँ पे
लैब टेक्नीशियन होता है वो अगर आपके ब्लड सैंपल को प्रॉपर तरीके से सही ढंग से हैंडल ना करे तो हो सकता है जो बीमारी आपके पास ना हो वो बीमारी भी आपको वो दिखा दे, और डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग इलाज करेगा। तो क्या है, डेटा का अगर सही से हैंडल नहीं किया गया तो एक गलत प्रिडिक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सावधानी पूर्वक ही हमें डेटा को एनालाइज करना होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा भाई। फिर क्या है अगला पॉइंट, टेक रिस्क। अब देखो सिस्टम फेल हो गया तो भाई आपका डेटा तो लॉस होना ही होना है। सर्वर क्रैशेस में लूज कस्टमर इन्फॉर्मेशन, जिस भी सर्वर में आपने डेटा रख रखा है, कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, वो गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा अगर सर्वर क्रैश हो जाता है तो। इथिकल कंसर्न्स आ सकते हैं भैया, अनफेयर और बायस डिसीजन, भेदभाव पूरे वाली चीज़ें, मतलब भेदभाव हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं भैया? एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर एआई को एचआर के तौर पे रख दिया जाए और एआई जो है हायरिंग वगैरह का काम करे तो क्या करेगा, रिज्यूम को स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद जिसको लगेगा कि भी ठीक है इसके अंदर ये सारी एलिजिबिलिटी हैं उसको हायर कर देगा, लेकिन वहीं पे शायद हो सकता है उसके पास स्किल्स ही ना हो। तो हुआ कि नहीं, जिसके पास स्किल्स नहीं थी वो बेचारा हायर हो चुका है, जिसके पास स्किल्स थी बट उसने रिज्यूम अच्छा नहीं बनाया था उसको जॉब पे नहीं हायर किया गया। तो ये क्या है, भेदभाव ही तो है। सही फैसले नहीं लिया हमारे एआई ने तो नुकसान हो जाता है कई बार। उम्मीद करता है यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा भाई। अब इसी को समराइज़ कर लेते हैं, एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। तो बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है, एक पावरफुल टूल है बट नीड रिस्पॉन्सिबल यूज़। देखो है तो बहुत ही शक्तिशाली बट इसको आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये मदद करता है बिजनेसेस को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करने के लिए, बट कम्स विद प्राइवेसी एंड फेयरनेस कंसर्न। लेकिन साथ के साथ इसमें कुछ प्राइवेसी वाली चीज़ें, कुछ फेयरनेस वाली चीज़ें भी आती हैं। तो यहाँ तक क्लियर है भैया? एक बार तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप या यस सर लिख करके बोल दीजिए आप लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं। जल्दी से फटाफट, जिससे हम आगे बढ़ सकें। चलिए, तो यहाँ पे इस समय क्लास में थे भैया प्रिंस थे, मानवी थी, तो क्या इन लोगों को क्लियर है? अगर भैया आप लोगों को क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स के। डेटा एनालिटिक्स के टाइप्स क्या हैं, क्या प्रकार हैं? देखो भाई, एक आपका होता है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जो कि आपके भविष्य को, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। ठीक, फिर आपका दूसरा है, एग्जांपल तो आप समझ सकते हो भैया, वेदर फॉरकास्टिंग यूजिंग पास्ट डेटा। एक आपका होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो ये बताता है कि क्या हुआ था कभी भी, है ना, पास्ट में क्या हुआ था, जैसे कि पुराने सेल्स को एनालाइज करना। पुराने सेल्स को आप एनालाइज करने के बाद ये जान सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट था, कैसे प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर्स को ज़रूरतें हैं, कौन से प्रोडक्ट्स कस्टमर ज़्यादा पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। एक आपका होता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जिसमें आपको ये पता चलता है कि आप क्या करेंगे आगे, आप या क्या करना चाहिए आपको। तो ये होता है आपका प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। गूगल मैप सजेस्ट ऑप्टिमल रूट्स, एक सही रास्ता आपको दिखाता है, अच्छा रास्ता दिखाता है। एक आपको होता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस या फिर एनालिटिक्स। इसमें क्या होता है, क्यों हुई थी ये चीज़ पास्ट में। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी घटना पास्ट में क्यों हुई थी तो इसके लिए आपको डायग्नोस्टिक एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि आपके हॉस्पिटल्स में या फिर अस्पताल में पिछले रिकॉर्ड्स देखकर बीमारी का कारण पता लगाया जाता है। सारे सिंपल से पॉइंट्स हैं भाई, इसलिए मैं स्पीड में कर रहा हूँ कवर। फिर है आगे बात कर लेते हैं, हमारे पास 3 वीज ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स के 3 वी कौन कौन से हैं? एक वी आपका है वॉल्यूम जो बताता है कि हाई वो अमाउंट ऑफ डेटा के बारे में, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के बारे में, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के बारे में। सिंपल सा है, मतलब ये कि बहुत सारा डेटा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आपका सोशल मीडिया हर दिन पेटाबाइट्स डेटा बनाता है। अब वो पेटाबाइट डेटा को हमें एनालाइज करना हुआ तो हम एनालाइज कर सकते हैं, तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी छुपी हुई इन्फॉर्मेशंस को बाहर निकाल सकते हैं, उसके इंसाइट्स को बाहर ला सकते हैं। वेलोसिटी का मतलब क्या है? दूसरा वी आपका होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब कोई भी डेटा कितना तेज़ी से फ्लो करेगा, डेटा कितना तेज़ी से आएगा और वो प्रोसेस होगा, ये होता है वेलोसिटी के बारे में। से स्टॉक मार्केट्स अपडेट एवरी सेकेंड, जो आपकी स्टॉक मार्केट्स होते हैं, जितने लोग भी यहाँ पे मार्केटिंग करते होंगे
स्टॉक मार्केट पे अपना काम करते हैं, उनको पता होगा हर एक पल पे चीज़ें अपडेट्स होती हैं, जबकि इतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा होते हैं वहाँ पे। तो बहुत बड़े डेटा को वहाँ पे बहुत तेज़ी से प्रोसेस किया जाता है। क्लियर है? वैरायटी मतलब कि विभिन्नता, विविधता, कि तरह तरह के यहाँ पे आपके पास टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, उनको आप एनालाइज कर सकते हो। तो मेनी टाइप्स ऑफ डेटा, अलग अलग प्रकार का डेटा। एग्जांपल, बैंक हैव स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड्स, या फिर आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड लॉग्स। तो बैंक के पास क्या है, इतने तरह तरह के डेटा होते हैं, बैंक उसको एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद वो तरह तरह के ऑफर्स या सर्विसेज लॉन्च करते रहते हैं। तो यही था आपका बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो आप सबने क्लाउड कंप्यूटिंग तो सुन रखा होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग से आप लोग को यही लगता होगा भैया कि यहाँ पे हमें बादलों में डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत है शायद, क्योंकि अभी देखो हाल फिलहाल मैंने कल ही मुझे इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा वीडियो दिखा था, जहाँ पे एक व्यक्ति को बोला जा रहा था कि भाई आप अपनी फ़ाइल को क्लाउड में स्टोर करें। तो वो क्या कर रहा था, अपनी फ़ाइल के पेपर को उठाता है, उठाने के बाद आता है बाहर खिड़की के पास, और वहाँ पे आने के बाद बादलों को बोलता है ये लीजिए मेरी फ़ाइल स्टोर कीजिए, और फिर उसके बाद अपनी फ़ाइल को हवा में उड़ा देता है। तो ऐसी हरकतें आप लोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। उम्मीद तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसे किया तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर से निकल के वहीं पे आपको चमाट लगा के बाहर आ जाऊँगा वापस। ठीक? तो क्लाउड कंप्यूटिंग ये नहीं होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि आप अपने डेटा को या फिर किसी भी ऐसी सर्विस को जो आप इंटरनेट के माध्यम से यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है, ये आपको तरह तरह की सर्विसेज ऑफर करता है। जैसे स्टोरेज की सर्विस हो गई, आपको सर्वर्स हो गए, डेटाबेस हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, या फिर और भी कई तरह की सर्विसेज जिनको हम ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो यही कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। समझ में आया? ठीक। तो ऐसी हरकतें आप लोग नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। डिफिनीशन की बात कर लेते हैं तो भैया क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है अपने कंप्यूटर में सब कुछ स्टोर करने की बजाय इंटरनेट पर आधारित सेवाओं का उपयोग करना। मतलब जो आप अपने कंप्यूटर्स में, अपने फ़ोन में स्टोर करते हैं, उसको वहाँ पे ना रख करके आप कहीं बाहर एक इंटरनेट की दुनिया में, इंटरनेट पे एक ऐसा स्पेस जहाँ पे आप रख सकते हैं। सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि अगर हम इसको रियल लाइफ में भी अप्लाई कर पाते, जिससे कि हमारा घर भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग घर होता तो कितना बढ़िया होता है ना। कई बार क्या होता है, बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं तो उनको आप लोग जो है क्लाउड में जाके स्टोर करवा देते हैं। उनके लिए भी एक क्लाउड रूम होता है ना, कि एक इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे हम अपने उन मेहमानों को रख सकते थे, है ना। या फिर जो ऐसे मेहमान जो आपको ज़्यादा परेशान करते हो, आते पूछते हो बेटा कर क्या रहे हो, ऐसी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यू डोंट नीड टू बाय और मेंटेन एक्सपेंसिव हार्डवेयर। यहाँ पे अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको महंगे हार्डवेयर्स या मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना तो आपको महंगे हार्डवेयर्स खरीदने पड़ते हैं, ना ही आपको उतना ज़्यादा मेंटेनेंस का सरदर्द होता है, क्योंकि भैया जिस भी कंपनी की सर्विस आप यूज़ करोगे ये सभी चीज़ें, मेंटेनेंस वगैरह का काम कंपनी का होता है, और तो वहाँ पे आपको हार्डवेयर तो खरीदने के पड़ते भी नहीं हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जैसे गूगल ड्राइव्स लेट्स यू स्टोर फाइल ऑनलाइन एक्सेस देम फ्रॉम एनी डिवाइस। अगर आप अपनी कोई भी फाइल को गूगल ड्राइव में स्टोर करते हैं तो आप उस फाइल को कभी भी, कहीं से भी, किसी भी डिवाइस से एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं, बस अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद। ठीक। नेटफ्लिक्स यूजेस क्लाउड कंप्यूटिंग टू स्ट्रीम मूवीज़ विदाउट डाउनलोडिंग देम। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स क्या करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करके मूवीज़ को बिना डाउनलोड किए स्ट्रीम करता है। तो तरह तरह के एग्जांपल्स हो सकते हैं आज के टाइम पे। फ़ायदे क्या हैं भाई? स्केलेबिलिटी, हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज को जैसे हमें ज़रूरत हो। तो ज़रूरत के अनुसार संसाधनों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जिससे अ कंपनी ऐड मोर स्टोरेज ड्यूरिंग सेल्स एंड रिड्यूसेस लेटर। सेल्स के दौरान पे कंपनी क्या कर सकती है, स्टोरेज को इंक्रीज़ करवा सकती है, और बाद में जब सेल्स का टाइम ख़त्म हो जाए तो उसे डिक्रीज़ करवा सकती है, जिससे कि भैया उसका पैसा नुकसान ना हो। चलिए, तो हमने पानी पी लिया भैया, आप लोग भी पानी वानी पी लिया करो, गर्मी में ऐसे बैठ के नहीं पढ़ा करो। आज हमारा कोको बेचारा जो एकदम शांत बैठा हुआ है, उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। इधर गया कोको तो आज आया ही नहीं पढ़ाई करने के लिए। तो शांति से आप लोग कॉपी पेन का इस्तेमाल करें
नहीं तो इधर से मैं मुक्का मारूंगा। चलिए अगला पॉइंट है भैया, अगला फ़ायदा है कॉस्ट इफेक्टिव। अब ये कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है, यहाँ पे आपको बस उतना ही पैसा देना पड़ता है जितना आपको यूज़ करना है। अब सोचो कि वहीं पे अगर आपको स्टोरेज की ज़रूरत है 2 GB की, और आप मार्केट में गए पेन ड्राइव खरीदने के लिए, आपको 2 GB का पेन ड्राइव मिलेगा? मिलेगा, लेकिन आप सोचो कि भैया 2 GB की जगह पे अगर मैं ज़्यादा स्टोरेज वाला ले रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे बस। तो आपको जितनी ज़रूरत भी नहीं थी उतना ज़्यादा आप स्टोरेज का खरीद के लेके आओगे। एक तो आपने ये गड़बड़ किया कि एक्स्ट्रा चीज़ें आप पैसे पे कर रहे हो, एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहे हो। दूसरा, उस पेन ड्राइव को आपको हमेशा लेके चलना पड़ेगा जो डेटा आप वहाँ पे स्टोर करवाएंगे, तभी आपको उस डेटा का एक्सेस कर पाते हैं। बट अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा। जितना स्टोरेज चाहिए उतने के लिए आप पैसा दो, उसको यूज़ करो, और जब भी आपको उसको एक्सेस करना हो ऑनलाइन कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा अपना फ़ोन लेके जाना पड़े, नहीं, दूसरे फ़ोन से भी एक्सेस कर सकते हो। ये फ़ायदे हैं। तो महंगे सर्वर ख़रीदने के बजाय हम AWS अमेज़ॉन वेब सर्वर पे जा कर के भैया स्पेसेस को किराए पे ले सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी। मैंने बता दिया कि आप डेटा को कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। गूगल डॉक्स इसका एग्जांपल है। रिलायबिलिटी की बात कर लेते हैं, विश्वसनीयता की भैया। तो यहाँ पे डेटा आपके हमेशा सुरक्षित होते हैं। बैकअप और रिकवरी के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। आपका फ़ोन टूट जाए, ख़राब हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन आपका डेटा सुरक्षित स्टोर है, क्योंकि वो डेटा आपके फ़ोन में स्टोर नहीं है, कहीं इंटरनेट पे स्टोर है। तो ये फ़ायदे हैं भैया रिलायबिलिटी का। इनोवेशन, आप नवाचार कर सकते हैं, AI और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकी तक पहुँच सकते हैं। ठीक है। अब नुकसान की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आएगा सिक्योरिटी रिस्क। भैया देखो, जोखिम है, ख़तरा है हमारे डेटा को लेकर के। वो साइबर अटैक्स के नज़दीक होता है। साइबर अटैकर्स कब उस कंपनी पे अटैक कर दें और हमारा डेटा वो चुरा लें, हमें इस चीज़ का डर, चिंता हमेशा रहता है। हैकर्स कैन ट्राई टू एक्सेस क्लाउड डेटा। हैकर्स जो हैं भैया क्लाउड डेटा तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करते हैं और करेंगे भी। इंटरनेट डिपेंडेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटरनेट पे डिपेंड हो जाएंगे। नो इंटरनेट नो एक्सेस। अगर इंटरनेट नहीं है तो हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लिमिटेड कंट्रोल, हमारा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, हम सिर्फ और सिर्फ सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। यूज़र कैन नॉट कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ में आया? अगर आपने किराए पे कमरा लिया हुआ है तो वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो कि अंकल जी यहाँ का बिल्डिंग का कलर ये नहीं होना चाहिए, दरवाज़ा इधर नहीं होना चाहिए, दरवाज़ा उधर नहीं होना चाहिए। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है किराए पे, आपका सिंपल सा काम है वहाँ पे रहो। ठीक है। तो वैसे आप क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को यूज़ करते हैं, ना कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, गॉट द पॉइंट? बुझ गए रवा? लोगों को समझ में आइल कि ना आइल? चलो भैया, अगर बुझ गए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में थम्स करो। देखो, अगर आप लोग थम्स अप नहीं करोगे कमेंट बॉक्स में और अपने मित्रों तक बातें पहुंचाओगे नहीं कि क्लास स्टार्ट हो गई हैं, तो जो मैंने सरप्राइज़ प्लान कर रखा है आप लोग को नहीं बताऊंगा, और इसमें आपका ही फ़ायदा नहीं है। मतलब मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, ना बताऊंगा तो भी और नहीं बताऊंगा तो भी, फ़ायदा इसमें आपका ही था। ठीक है। तो आज के वीडियो का मैं कमेंट चेक करूंगा भैया, तो जब वीडियो एंड हो जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर आप हमें सरप्राइज़ जो भी सोच रखा है आपने उसको ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा, और साथ के साथ आप लोग अपने फीडबैक भी प्रोवाइड करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वीडियो आप लोग कोई लाइव देख रहा हो या लाइव ख़त्म होने के बाद देखें, मैं कमेंट पढ़ूँगा, उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगा कि भैया वो चीज़ें मुझे आपको प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। लेटेंसी इशू की बात कर लेते हैं भैया, धीमी गति। तो ये अपलोड और डाउनलोड में कभी कभी समय लग जाता है अगर बड़े फाइल्स हैं ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ कस्टमाइजेशन, हम सर्विसेज में मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हैं, ना के बराबर ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं सुविधाएँ। ठीक है। या फिर जिस तरह की सॉफ्टवेयर्स को आपको नीड है वैसे सॉफ्टवेयर शायद आपको मिले ही नहीं, कम्प्लीटली वैसा ना मिले, उससे कुछ मिलता जुलता मिल जाए, तो ये ना कस्टमाइजेशन आप नहीं कर सकते हो।
अगर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो मतलब आप अपने ज़रूरत के अनुसार कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हो, तो यहाँ पे लैक ऑफ कस्टमाइजेशन होता है। तो ये था भैया आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल के बारे में जानेंगे। तो 3 सर्विस मॉडल होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड तीसरा होता है आपका सास, आसपास सास आप बोल सकते हो। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 होते हैं, IaaS, PaaS और आपका SaaS। तो ये हो गया आपका आस पास सास। दिस इज़ फन वे, बट इसको बोलते हैं IaaS, इसको बोलते हैं PaaS, इसको बोलते हैं SaaS। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। एक ऐसा सर्विस मॉडल जहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से लेना देना ही नहीं, आप वर्चुअली उसको रेंट पे बाय कर सकते हैं। तो वर्चुअल सर्वर हो गए या स्टोरेज हो गया या नेटवर्क्स हो गए जो कि आपको रेंट पे मिल जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल आपका AWS EC2 रेंट सर्वर, जो आपको सर्वर्स को जो है रेंट पे देता है या फिर आपको रेंट पे सर्वर लेते हैं। ठीक, फिर आपका PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जहाँ पे आपको बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आप वहाँ पे अपने बिल्डिंग का काम, डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। तो डेवलपर गेट्स टूल्स टू बिल्ड ऐप विदाउट मैनेजिंग सर्वर, बिना सर्वर को मैनेज किए जो डेवलपर्स होते हैं भैया उनको टूल्स मिल जाते हैं, डेवलपमेंट का काम वो कर सकते हैं। तो पास में क्या होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में, इस पर ना तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब, ना वहाँ पे इनको वो टूल्स से मतलब है, मतलब उसके टूल्स के डेवलपमेंट से भी मतलब नहीं होता, सर्वर से भी मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, बने बनाए टूल्स मिल जाते हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। एग्जांपल आपका गूगल ऐप इंजन है यहाँ पे। SaaS आपका यहाँ पे अगला टॉपिक है भाई, अगला सर्विस मॉडल है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। देखो बने बनाए आपको सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं मार्केट में या फिर इंटरनेट पे, आप उनका इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं या फिर उस पे डायरेक्ट जा करके यूज़ कर सकते हैं। कई बार तो होता है इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं होती है ना। एग्जांपल के तौर पे गूगल डॉक्स हो गया, इस पर आप जाके अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट 365 हो गया, ये भी आपका जो है ऑनलाइन वर्क करता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं बिना इंस्टॉल किए। तो यही थे 3 सर्विस मॉडल क्लाउड कंप्यूटिंग के। रिकैप कर दे रहा हूँ। देखो IaaS में क्या होता है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंशन नहीं लेनी होती, आपको रेंट पे चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं। और उसके बाद आपको है दूसरा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यहाँ पे आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड टूल्स मिल जाते हैं, सिंपल सा आप जाइए और उस पर डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। फिर SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, बने बनाए सॉफ्टवेयर ही मिल जाते हैं। चलो एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा तो आने वाला है या नहीं ये तो आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलिए तो मान लीजिए कुछ लोग आप में से होंगे जो कि बहुत बड़े आलसी होंगे, कुछ लोग होंगे जो बेचारे बाहर रह रहे होंगे जिनको खुद से बनाना पड़ता होगा खाना, और कुछ लोग होंगे जो घर पे बैठे बैठे सिर्फ मम्मी बोलती नहीं बेटा तो आप जो है हुकूमत करो, हुकुम करो, आपके सारी चीज़ें हाजिर हैं। तो देखो अगर आपको खाना बनाने के लिए सब्जियां मार्केट से लानी नहीं पड़ रही है, मतलब सब्जी आपको घर पे ही मिल जा रही है, तो ये हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, मतलब सब्जी खरीदने जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उसके अलावा अब आपके पास सब्जी भी है, उसको बनाने के लिए आपके पास पतीले भी मिल जाए, गैस स्टोव्स मिल जाए, आपको इंडक्शन मिल जाए। सोचो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है जहाँ पे आपको सब्जियाँ भी मिल रही हैं, टूल्स भी मिल रहे हैं कि आप उन सब्जियों को पका सकते हो। ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तीसरा, अब मान लो कि ना ही आपको सब्जी लाने जाने की दिक्कत है, ना ही उन टूल्स की समस्या है, चुपचाप आपको सब्जी पकी पकाई मिल गई, चुपचाप खा लो ना। तो ये हो गया आपको SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जहाँ पे आपको सीधे सॉफ्टवेयर ही मिल जाते हैं, ना बनाने का सर दर्द, ना उसको बिल्ड करने का ना उसके सॉरी गाइस एक मिनट पानी पी लेता हूँ, ना ही उसको आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है, ना ही आपको उसको बनाने से मतलब है, सिंपल आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो इसी को मैं बोलता हूँ भैया स्पून फीडिंग। तो जो आपका SaaS होता है ये स्पून फीडिंग का काम करता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे आप लोग ये छोटी सी कहानी से।
हाँ पता है इस कहानी में कोई मज़ा नहीं था, इसलिए मैंने पहले ही बोला था ये सब आप खुद डिसाइड करोगे। पहले ही बता देता, अगर मज़ा नहीं तो आप कहानी सुनते नहीं, भग जाते सब रील्स देखने। चलिए अगला टॉपिक आपका है इसका एप्लीकेशन, तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है इस वीडियो में हम देख लेते हैं भैया। तो सबसे पहले है आपका डेटा स्टोरेज और बैकअप के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। फाइलों को ऑनलाइन स्टोर करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, टेरा बॉक्स हो गया, तरह तरह की चीज़ें हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना सर्वर लगाए ऐप बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे गिट हब हो गया, AWS लैम्बडा हो गया, लैम्बडा। फिर है वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वेबसाइट्स को क्लाउड पर होस्ट करना है तो आप कर सकते हो। जैसे आपका एग्जांपल हो गया वर्डप्रेस हो गया, गोडैडी हो गया। बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो भैया, जीमेल हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, तरह तरह के नाम से हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पे आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को किसी हार्डवेयर में ना स्टोर करते हुए आप सीधे बादलों पे स्टोर कर सकते हो। जब मन चाहे बादलों को बोला बादल आएगा, आप वहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे और वहाँ से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आया? नहीं आया तो चुपचाप जाके एक बार ठंडे पानी से मुँह धुलो, नींद खुल जाएगी तो समझ में आ जाएगा। फिर IoT में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल एलेक्सा हो गया, सिरी हो गया, ये सारे डिवाइसेस क्या हैं, यहाँ भी कहीं ना कहीं आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए बबुआ लोग? आपदा रिकवरी मतलब ये है कि भैया अगर इन केस आपका सिस्टम ख़राब हो जाता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें आपका डेटा लॉस होने के चांसेस है, उस सिचुएशन में, उस गैर गुजरी हालत में भी आप अपने डेटा को वापस रिकवर कर सकते हैं। ठीक, दिस इज़ द फ़ायदा। कंटेंट डिलीवरी के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया? चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा भैया क्लाउड कंप्यूटिंग भी आपको। AR VR में इन शॉर्ट आपको बता दे रहा हूँ। इनके एप्लीकेशंस, एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लोग खुद से पढ़ेंगे। देखो AR और VR ये दो तरह की टेक्नोलॉजी होते हैं। AR का मतलब है या फुल फॉर्म है ऑगमेंटेड रियलिटी, VR वर्चुअल रियलिटी। ये करते क्या हैं? जो हमारा AR टेक्नोलॉजी है ये क्या करता है, हमारे रियल इन्वायरमेंट में ही कुछ डिजिटल एलिमेंट्स को ऐड करके उसे और भी ज़्यादा सुंदर बना देता है, और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। ठीक है, कहीं ना कहीं रहेगा तो हमारे रियल इन्वायरमेंट भी, बट उसमें कुछ डिजिटल एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाता है। वहीं पे आपका जो VR है, VR क्या करता है, कम्प्लीटली आपको जो एक ऐसी दुनिया में लेके चला जाता है, एक ऐसी दुनिया में लेके जाता है जो कि पूरी तरीके से कंप्यूटर जनरेटेड होती है। ठीक, तो ये आपको पूरी तरीके से कंप्यूटर जनरेटेड दुनिया में लेके जाता है VR, और कुछ नहीं इसमें। देख सकते हैं यहाँ पे AR इनहेंस द रियल वर्ल्ड बाय एडिंग डिजिटल एलिमेंट्स टू इट। रियल वर्ड्स पे डिजिटल एलिमेंट्स को ऐड करते हुए उसको इन्हांस कर देता है। एग्जांपल आपका पोकेमॉन गो जो आपका गेम है वो असली जगहों पर वर्चुअल पोकेमॉन को दिखाता है। ठीक है, काम कैसे करता है, स्मार्टफोन, टैबलेट या फिर AR वाले चश्मे भी आते हैं जिससे आप रियल वर्ल्ड को डिजिटलाइज इमेज या ओवरलेइंग करते हुए देख सकते हैं। फिर अगला आपका है VR जो कि पूरी तरीके से आपको कंप्यूटर जनरेटेड दुनिया के इन्वायरमेंट में ही लेके चला जाता है, आपको एकदम कंप्यूटर जनरेटेड दुनिया में ढाल देता है। पता चले आप अपने घर पे बैठे हुए हो, लेकिन अगर आप VR डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं खुद को चंद्रमा पे घूमते हुए, यहाँ पे आपका वो रोवर घूम रहा है ना। तो ऐसे चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं ओक्यूलस VR जो गेम खेलने या फिर वर्चुअल दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। काम कैसे करता है, हेडसेट पहनकर एक पूरी तरह नया वर्चुअल वातावरण का अनुभव होता है इसमें भैया। तो ये था आपका AR वर्सेस VR। इनके फ़ायदे कई तरह से आप अपने एक्सपीरियंस को इन्हांस कर सकते हैं भैया। ठीक है, लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं, विजुअल फॉर्म में आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। विजुलाइजेशन इन प्रोजेक्ट्स, आप किसी भी प्रोजेक्ट को विजुलाइज कर सकते हैं। वो प्रोजेक्ट अभी आपका जो है ग्राउंड लेवल पे आया नहीं है, बट आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं इस AR और VR की हेल्प से। वर्क एफिशिएंसी, रियल टाइम आप इंस्ट्रक्ट करके गाइड करके लोगों को काम अच्छे से करवा सकते हैं। मार्केटिंग इनोवेशंस, देखो अट्रैक्टिव बैनर्स बनाने हैं, पोस्टर्स बनाने हैं तो आप AR का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर चीज़ों को एडवर्टाइज करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो।
नुकसान क्या है? टेक्निकल इश्यूज़, अगर तकनीकी में समस्या आया तो भैया चीज़ें काम नहीं कर पाएंगी। फिर है प्राइवेसी कंसर्न्स, हमारे डेटा के साथ गलत व्यवहार किया जा सकता है, इस चीज़ का कंसर्न होना चाहिए। इसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो महंगे होते हैं, तो हर एक व्यक्ति इसको खरीद सकता नहीं है, तो ये नुकसान ही है हमारे लिए। डिस्ट्रैक्शन एंड एक्सीडेंट्स, ध्यान भटकना भैया, मेन जगह से अगर आपका जहाँ ध्यान भटक रहा है तो कहीं ना कहीं घटनाएँ घट सकती हैं। समझ में आए तो हादसे का शिकार हो सकते हो भैया आप। मान लो कि आप VR हेडसेट पहन करके घूम रहे हो और मेन रोड पे चले गए घूमते घूमते, अब पता चले पीछे से ट्रक वाले, बस वाले, कार वाले, बाइक वाले सब हॉर्न दे रहे हैं, लेकिन आप कहाँ मगन हो? आप एक कंप्यूटर जनरेटेड दुनिया में मगन हो कि ना 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 बाबू, आप तो एकदम से अमेरिका घूम रहे हो, कभी ब्रिटेन जा रहे हो, कभी यूक्रेन भी जा रहे हो वहाँ पे युद्ध देखने के लिए, कभी पुतिन अंकल से मिलने के लिए रशिया भी चले जा रहे हो, कभी आप लोग चांद पे भी चले जा रहे हो। तो क्या है, आप कंप्यूटर जनरेटेड दुनिया में घूम रहे हो, बट रियल दुनिया में क्या है, पीछे से ट्रक वाले, बस वाले हॉर्न पे हॉर्न दे रहे हैं, हो सकता है कोई आके आपको पीट पाट भी दे। तो क्या है, डिस्ट्रैक्शंस, रियल वर्ल्ड से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ पता है कि आप उस चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए पहन रहे हो, यूज़ कर रहे हो, बट रियल वाली चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ध्यान भटक रहा है आपका। गेम खेलने में आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो पढ़ाई लिखाई कब होगी? मम्मी पापा यही सुनाते होंगे ना, बस यही कारण है। चलो अगला एग्जाम्पल, मिस यूज़ पॉसिबिलिटीज़। देखो भैया, फेक वीडियोस आज के टाइम पे बनाना कुछ बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। ये AR की वजह से पॉसिबल हो पाता है। हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है, चाहे AR हो, चाहे आपका AI हो, फेक वीडियोस हो, इमेजेस हो, ये जनरेट करने में एकदम अव्वल दर्जे पे है, 1 नंबर पे है। ठीक, इनका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है? रिटेल में किया जा सकता है भैया, जहाँ पे आप चीज़ों को खरीदने से पहले फील कर सकते हो कि कैसा वो दिखने वाला है। लेंस कार्ड पे जा करके आप चश्मा ट्राई कर सकते हो कि आपके चेहरे पे, आपके फेस पे कैसा दिखेगा। एजुकेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, एक अच्छे से लर्निंग के लिए, इस चीज़ों को सीखने के लिए। नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है भैया। गेमिंग में इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, पता ही VR का इस्तेमाल करके आप एकदम खुद को ढाल सकते हो, वहाँ पर ढल सकते हो। मेंटेनेंस और रिपेयर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, रियल टाइम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करके। तो उम्मीद करता हूँ ये AR VR भी आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है भाई। तो जितने लोग भी यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए कि हाँ सर क्लियर हो रहा सारी चीज़ें। फटाफट स्पीड में फिर हम आगे बात करते हैं। जल्दी से, मैं इसमें कमेंट देख रहा हूँ आप सभी के, अगर किसी कोई डाउट है तो पूछ भी सकता है। चलिए ठीक है, मैं तो इमेजिन कर ले रहा भैया सबको क्लियर है। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग सो गए हों फ़ोन चलाते चलाते हैं? आप सबसे तो धुरंधर कोई हो ही नहीं सकता, पढ़ते पढ़ते सो जाते हो, मूवी देखते देखते नींद नहीं आती है। चलिए अगला टॉपिक आपका है AI नहीं, वो आपका एक मूवी में है ना जिसमें AI बोलता रहता है, तो वो वाले हाल नहीं है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं। एक ऐसा इंटेलिजेंस जो कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर के अंदर भी एक सोचने वाली क्षमता को ला के रख देता है, जो हम इंसानों की तरह सोच पाता है। उस डिवाइस के अंदर भी, उस कंप्यूटर के अंदर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती हैं, लर्निंग स्किल्स आ जाती हैं, डिसीजन लेने की स्किल्स आ जाती हैं। तो यही पॉसिबल हो पाता है AI की वजह से। ठीक है, तो AI क्या है? AI, artificial intelligence, is when computers are designed to think and act like humans by learning, solving problems, making decision. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तब होती है जब कंप्यूटर इंसानों की तरह सोचने, समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने के लिए तैयार किए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कट द पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, वर्चुअल असिस्टेंट्स लाइक सिरी और एलेक्सा रिस्पॉन्स टू योर वॉइस कमांड, जो कि हमारे वॉइस कमांड्स का रिस्पॉन्स करते हैं, हमारी आवाज़ को सुनते हैं और उसे आदेश मानते हैं, ऑर्डर मानते हैं। देखो AI क्या क्या कर सकता है। AI डेटा का विश्लेषण कर सकता है,
पैटर्न्स की पहचान कर सकता है, मनुष्यों से तेज निर्णय ले सकता है। कई तरह के फ़ायदे हैं, कई तरह के नुकसान हैं, वो आप समझ सकते हो, अपनी जगह है। हर एक सिक्के का दो पहलू होता है, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। एआई जितना हमारे लिए अच्छा है उतना हमारे लिए नुकसान भी है, ये भी आप समझ सकते हो, आस्तीन का सांप है ना। चलिए आप कुछ इसके फैक्ट्स जान लेते हैं भैया। सबसे पहले मुझे ये बता दो, एआई के फादर किसको कहा जाता है? नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। जॉन मैकार्थी अंकल को बोला जाता है एआई का फादर, जनक। एआई के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी। इनको एआई के पप्पा कहा जाता है, फादर ऑफ एआई। पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है सबके फादर फाउंडर कौन है। एआई के इतने सारे फ़ायदे हैं, इतने सारे नुकसान हैं, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से जानते हो आप लोग, है ना। आप लोगों में से कई लोगों को जो चैट जीपीटी हो गया यूज़ करते होंगे, व्हाट्सअप का मेटा एआई का यूज़ करते होंगे, आपकी स्नैपचैट पे भी एआई है उसका भी इस्तेमाल करते होंगे, आपके फ़ोन में गूगल असिस्टेंट की जगह पे जेमिनी आ चुका है उसका भी इस्तेमाल करते होंगे। तो तरह तरह के एआईज़ आ चुके हैं जिनका आप यूज़ करके क्या कर सकते हो, अपने डेली लाइफ को बेहतर और आसान बना सकते हो, फास्ट बना सकते हो। तो कई सारे फ़ायदे हैं, कई सारे नुकसान हैं। कहीं ना कहीं वो आपके डेटा को रिकॉर्ड करके रख रहा है तो डेटा वाली दिक्कत तो आएगी आएगी, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट आपका फ़ायदे में है ऑटोमेशन, स्वचालन। एआई हैंडल करता है जो रिपीटेड टास्क होते हैं उसको ऑटोमेटिकली। तो बार बार किए जाने वाले टास्क को एआई जो है खुद से समझ करके कर पाता है। एआई चैटबॉट आंसर कस्टमर क्वेश्चंस। जो एआई चैटबॉट्स होते हैं वो ग्राहकों के सवालों का जवाब देते हैं, उनको बार बार नहीं बताना पड़ता, एक बार उनको बता दिया जाता है, ख़त्म कहानी। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, सटीकता और शुद्धता, मतलब गलती कम से कम होंगी और शुद्ध चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा, इस चीज़ की ये पुष्टि करता है। तीसरा पॉइंट आपका है बेटर डिसीजन मेकिंग, बेहतरीन निर्णय ले सकते हैं। मान लो कि कोई ऐसा पॉइंट आया जिस समय पे आप एक सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो आप वो सारी सिचुएशंस एआई को समझाइए। एआई जो है एक सही डिसीज़न आपको बताएगा कि इसका सही डिसीज़न क्या हो सकता है, जिससे आप एआई का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, बिजनेस को कैसे अच्छा बनाया जा सके इस चीज़ पे काम करवा सकते हो, ठीक है। 24/7 आवर्स ये अवेलेबल है, बिना थके लगातार ये काम करता है। फैटिग्यू मतलब होता है बिना थके, थकान, तो विदाउट फैटिग्यू मतलब बिना थके, ठीक। जैसे कि एआई पावर्ड वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं इंस्टेंट सपोर्ट, तुरंत की तुरंत आपको सहायता प्रोवाइड करते हैं। प्रिंस जी को क्लियर है, ओके गुड। तो अगर मन लगा कि अगर आप पढ़ोगे भी तो सब कुछ क्लियर होते चलेगा। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, आप देखो नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। आज के टाइम पे आप म्यूज़िक जनरेट कर ले रहे हैं एआई का इस्तेमाल करते हुए, आर्टिकल्स लिख ले रहे हैं, अपने होमवर्क कर ले रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स कर ले रहे हैं, इमेज जनरेट कर ले रहे हैं, वीडियो जनरेट कर ले रहे हैं। ये सारे काम आप कर पा रहे हो किसकी वजह से? एआई की वजह से। तो वही चीज़ तो है, नवाचार और रचनात्मक चीज़ों को आप यहाँ पे बढ़ावा दे सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका डिसएडवांटेजेस, कमियां क्या हैं? जॉब लॉसेस, एआई के आने की वजह से कई लोगों की जॉब चली भी गई हैं, तो ह्यूमंस की जॉब रिप्लेस हो चुके हैं, है ना। फिर अगला है आपका बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये तो आपको पता है एआई क्या कर सकता है, पक्षपात, भेदभाव कर सकता है, अभी हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था। प्राइवेसी कंसर्न्स, ये हमारे डेटा को कलेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं उसको मिसयूज़ किया जा सकता है, तो इस चीज़ का हमें चिंता रहती है। ओवर डिपेंडेंसी, अब चाहे वो एआई हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे गूगल हो, चाहे किसी भी चीज़ पे हो, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड होते हैं तो इन फ्यूचर आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे हम एआई पे अगर डिपेंड हो चुके हैं तो हम ये खो रहे हैं कि हमारे अंदर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, हमारे अंदर हैं, बट हम उसको भूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम डिपेंड हो चुके हैं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। किस पे? एआई पे हो गया, इंटरनेट पे हो गया, इस वजह से। तो ह्यूमंस में लूज़ बेसिक स्किल्स बाय रिलाइंग ऑन एआई। रिलाई करने का मतलब होता है डिपेंड करना।
एग्जाम्पल जीपीएस का इस्तेमाल करने से लोग नक्शा पढ़ना भूल जाते हैं, समझ गए। फिर इसके बाद आपका है अगला पॉइंट है हाई कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। देखो तरह तरह के एआई अवेलेबल है, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं। तो जो फ्री एआई है वहाँ पे लिमिटेड चीज़ें ही आपको मिल पाती हैं, लेकिन जो पेड हैं तो उसका ज़्यादा पैसा है, तो हर एक व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये था भाई इसका फ़ायदा और नुकसान। टाइप्स ऑफ एआई की अगर हम बात करते तो पहला है आपका रिएक्टिव एआई। एक ऐसा एआई जो कि बिना लर्निंग के केवल पहले से दिए गए नियमों के अकॉर्डिंग ही वो प्रतिक्रिया देता है, मतलब रिएक्ट करता है, सीखता नहीं है। तो प्री डिफाइंड रूल्स पे काम करता है आपका रिएक्टिव एआई। लिमिटेड मेमोरी एआई या फिर मेमोरी लिमिटेड एआई, जो कुछ समय के लिए डेटा को याद रखता है, बाद में भूल जाता है। चैटबॉट से रिमेंबर योर लास्ट मैसेज, बाद में भूल जाते हैं। थ्योरी ऑफ माइंड्स, एक ऐसा एआई जो आपकी भावनाओं को समझे, जो हमारे इमोशंस को समझे, हमारे थॉट्स को समझे, इस एआई को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ माइंड। ये अभी तक पूरी तरीके से विकसित हुआ नहीं है, डेवलपिंग है। फिर आपका है सेल्फ अवेयर एआई, एक ऐसा एआई जो खुद में कॉन्शियस रहे, खुद में वो अच्छे बुरे का समझ रखे और खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में जानता हो। अगर ऐसा एआई आ गया दुनिया में, अभी आया नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकली अभी हुआ नहीं है, तो ये समझ लीजिएगा उस दिन दुनिया बहुत आगे जा चुकी होगी। सर एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का फुल फॉर्म होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो भैया देखो आपका सेल्फ अवेयर एआई अभी तक आया नहीं है, मार्केट में नहीं है, जबकि आपका बाकी सारे एआई से थ्योरी ऑफ माइंड ही अभी तक ये समझ सकते हैं आप लोग डेवलपिंग है, डेवलपमेंट में चल रहा है। गुड, चलिए भाई, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, अच्छी बात है। अब इसके एप्लीकेशंस की बात कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्चुअल असिस्टेंट्स के तौर पे देखो भैया आपके फ़ोन में गूगल ने जेमिनी को इम्प्लीमेंट कर दिया है, जहाँ पे पहले आपका गूगल असिस्टेंट हुआ करती थी, जिनसे आप टाइम पास करते थे, है ना। तो आज के टाइम पे आपके फ़ोन में जेमिनी आ चुका है। जेमिनी भी क्या है? एक एआई है। रिकमेंडेशन सिस्टम्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कंटेंट्स को सजेस्ट करने के लिए, है ना, यूज़र्स के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। हेल्थ केयर डायग्नोसिस, देखो डिसीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए और उनको समझने के लिए आप जो है एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया है, वो रिपोर्ट आपको समझ नहीं आ रही है, आप एआई को बताओ, उसका फ़ोटो क्लिक करके एआई के पास भेजो, वो आपको समझा देगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो संजना आर्या जी का कहना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ जी, आपने एकदम सही जवाब दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होता है एआई का फुल फॉर्म। तो आज आप लोग इस क्लास को पूरा कंप्लीट करके जाइएगा, चैप्टर नंबर 9 पूरा कंप्लीट हो जाएगा भाई। तो ये थे इसके एप्लीकेशंस। अगला टॉपिक आपका है, देखो ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे, बट लास्ट क्लास में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इस वजह से मैंने रिपीट कर दिया है, ठीक है ना। हाँ, बहुत ज़्यादा ग्लिच आ रहे थे, बफरिंग हो रहा था इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं भाई। तो एक ऐसा डिजिटल नोटबुक की तरह होता है ब्लॉकचेन आपका, जो लेन देन को सुरक्षित, पारदर्शी तरीके से और बदली ना जा सकने वाली तरीके से कंप्यूटर में रिकॉर्ड करता है। तो लाइक अ डिजिटल नोटबुक दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस इन अ सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड अनचेंजेबल वे अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स। ये जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड्स, इनको ये क्या करता है, कई सारे कंप्यूटर्स पे स्टोर करके रखता है, जो कि भैया चेंज किया जाना इम्पॉसिबल होता है, चेंजेबल नहीं होता है, अनचेंजेबल। इसी को बोलते हैं म्यूटेबल और अनम्यूटेबल में इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब है कि जो बदली ना जा सकें चीज़ें, है ना, और म्यूटेबल हैं तो इसका मतलब है वो बदली जा सकती हैं। देखिए
Instead of storing information in one place, blockchain spreads the data across many computers. सूचना को एक जगह स्टोर करने के बजाय ब्लॉकचेन डेटा को कई कंप्यूटरों में फैलाता है. दिस मेक्स इट सिक्योर, डिसेंट्रलाइज्ड एंड हार्ड टू हैक. इसकी वजह से सुरक्षित होता है, विकेंद्रीकृत होता है और हैक करना कठिन होता है. हैकिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाती है इस वजह से. इसलिए जो चीज़ें ब्लॉकचेन में होती है वो हाईली सिक्योर मानी जाती हैं. बिटकॉइन हो गया या क्रिप्टो करेंसीज हो गया जो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस को सेफली रिकॉर्ड करने के लिए, जिसमें बिना बैंक की वो अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं. इसी वजह से अगर आपको कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग वालों से पाला पड़ा होगा भैया, तो उन्होंने यही बोला होगा कि हमारी जो कंपनी है ये एक ब्लॉकचेन सिस्टम पे काम कर रही है जिसका कोई मालिक नहीं है. क्योंकि डिसेंट्रलाइज चीज़ें हैं, मतलब बटी हुई हैं, बिखरी हुई चीज़ें हैं. और ट्रांसपेरेंसी है, मतलब हर एक चीज़ एक दूसरे का ट्रांजैक्शंस लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस नेटवर्क पे. हाई सिक्योरिटी है, ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पे डेटा भाई एक जगह पे ना रह के कई तरह के कंप्यूटर्स पे स्टोर होता है. तो देख सकते हैं ट्रांजैक्शंस आर इनक्रिप्टेड मेकिंग देम हार्ड टू हैक और चेंज. जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं और इसको चेंज कर पाना मुश्किल होता है. तो लेन देन एक इनक्रिप्टेड होते हैं, इसलिए इन्हें हैक या बदला नहीं जा सकता है. एग्जांपल बिटकॉइन लेन देन रिकॉर्ड्स के बाद बदले ही नहीं जा सकते हैं. अगर आपने बिटकॉइन का ट्रांजैक्शंस किया है तो बाद में चेंज नहीं हो सकते हैं. ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता होता है भैया. तो एवरीवन इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क कैन सी ट्रांजैक्शंस इंश्योरिंग ट्रस्ट. जो भी उस ब्लॉकचेन नेटवर्क पे जितने लोग भी काम कर रहे हैं वे सभी लोग अपने सभी एम्प्लॉयज़ का एक दूसरे का डेटा ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, जिसकी वजह से कहने की एक ट्रस्ट बिल्ड होता है. अगला पॉइंट आपका है डिसेंट्रलाइजेशन. इसमें क्या होता है, कोई सिंगल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर रही होती इसको, जो कि रिड्यूस करता है फ्रॉड वाली चीज़ों को, क्योंकि ये आपका जो है सभी पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. इसका कमांड किसी एक के हाथ में नहीं होता है. देखो आपने एक साइंस में चीज़ें पढ़ रखी होंगी, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जहाँ पे सारी चीज़ें क्या होती हैं सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती हैं, है ना. और वहीं पे आपने एक पढ़ा है सेंट्रीफ्यूगल, जहाँ पे क्या होता है सारी चीज़ें इस सेंटर से दूर जा रही होती हैं. ठीक, तो आप समझ सकते हैं ये चीज़ें डिसेंट्रलाइज होती हैं, यहाँ पे चीज़ें सेंट्रलाइज होती हैं. मतलब ये यहाँ पे चीज़ें एक पॉइंट की तरफ आ रही हैं, मतलब हर एक पावर हर एक चीज़ एक के हाथ में है. लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट से चीज़ें दूर जा रही हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, चीज़ें डिसेंट्रलाइज हो रही हैं. तो आप समझ सकते हैं आपका सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने पढ़ रखा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, 9th में भी पढ़ा होगा और आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा इस सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को. ठीक है. आपको लगता होगा सर आप जो पढ़ाते हमेशा साइंस में मैथ में इधर उधर भग जाते हो, ऑलराउंडर हो क्या. हाँ जी, आपने सही समझा है. कुछ लोग को लगता होगा सर अपनी तारीफ खुद से कर लेते हैं. अब आप लोग तो करते नहीं हो तो खुद से करना ही पड़ता है, क्या किया जाए, है ना. चलिए, तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी भाई. अगला पॉइंट आपका है एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस. अभी तो टाइम लगेगा. 12:30 के बाद बोल दीजिए. चलो भाई, इफ़िशियंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात कर लेते हैं. तो ट्रांजैक्शंस हैपन फास्टर विथ लोअर कॉस्ट. यहाँ पे ज़्यादा कोई चार्ज नहीं लगता है और आप जो ट्रांजैक्शंस वो बहुत तेज़ी से कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको भारत से अमेरिका में किसी को बिटकॉइन ट्रांसफ़र करना है तो आप बिना किसी बैंक के ट्रांसफ़र कर सकते हो, डायरेक्ट ट्रांसफ़र. ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला है, थोड़ा बहुत चार्ज आपको लगेंगे बस. वहीं पे अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते हो बैंक टू बैंक तो भैया वहाँ पे चार्जेस तो लगेंगे ही लगेंगे और बैंक की ज़रूरत पड़ेगी. नुकसान की अगर हम बात करते हैं, क्या है इसके नुकसान, क्या है कमियाँ. स्केलेबिलिटी इशू. देखो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं धीमा हो जाता है. बिटकॉइन के लेन देन उच्च मांग में अधिक समय लेते हैं. जब सभी लोग क्या करना है, अगर बिटकॉइन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो समय पे समय लग जाता है.
प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। हाई एनर्जी कंजप्शंस। अब कई सारे डेटा सिस्टम्स में हम डेटा स्टोर करके रखते हैं, तो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें सारे सिस्टम्स को ऑन करने पड़ते हैं। तो बिटकॉइन माइनिंग कई छोटे देशों जितनी ऊर्जा खपत करते हैं, समझ में आया? जितना कि एक कंट्री अगर कोई भी एनर्जी को यूज़ कर पा रहा है, कंज्यूम कर पा रहा है, तो हमारी बिटकॉइन माइनिंग जो है उतनी एनर्जी यूज़ करती है। फिर अनक्लियर रेगुलेशंस। इनको जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो प्रॉपर क्लियर नहीं होते हैं, टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती रहती हैं, जिससे कुछ देशों ने क्रिप्टो करेंसी पे इसी वजह से प्रतिबंध लगा दिया है। प्राइवेसी इशू। भैया देखो, ब्लॉकचेन पे चीज़ें हैं तो ट्रांसपेरेंसी हैं, तो यहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन्स एक दूसरे के विजिबल होते हैं, तो इस वजह से चीज़ें यहाँ पे प्राइवेट नहीं हैं। कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेटअप कॉस्ट। भैया देखो, इसको सेटअप करना कॉम्प्लेक्स है और कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है, समय भी इसमें लगता है। ब्लॉकचेन के 3 पिलर्स। भैया जैसे आपके हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में भी स्तंभ हैं, तो वैसे हमारे ब्लॉकचेन में भी 3 स्तंभ हैं। पहला आपका डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे चीज़ें एक के हाथ में ना होकर के डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, इसका यही मतलब है। ट्रांसपेरेंसी, जहाँ पे हर एक चीज़ एक दूसरे को विजिबल हो, एवरीवन। इम्यूटेबिलिटी, जहाँ पे चीज़ें बदली ना जा सके। तो ये 3 इसके पिलर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पिलर ऑफ ब्लॉकचेन। तो भैया आपको इन 3 पिलर्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके एप्लीकेशंस आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। देखो, क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल किया जाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किया जाता है, जैसे कि कोई भी चीज़ सप्लाई करना है तो उसको प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है। आपने कोई चीज़ ऑनलाइन मंगाया होगा तो उसको आप ट्रैक कर पाते हैं, सारे डेटा को देख पा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ ब्लॉकचेन पे काम कर रही होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, आप स्वचालित रूप से अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को कर सकते हैं बिना वकील के, है ना। आइडेंटिटी मैनेजमेंट, डिजिटल आईडी और पासपोर्ट के लिए सरकार ब्लॉकचेन इस्तेमाल कर सकती है। वोटिंग सिस्टम, आपने किस पार्टी को वोट डाला है इस चीज़ को आप देख सकते हैं, मतलब बिना किसी करप्शन का आप अपना सही वोट डालते हैं, है ना, पारदर्शी तरीके से। कि जो आपकी ईवीएम मशीन के अलावा वीवीपैट होता है, वहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है अगर आपने कभी भी वोटिंग किया है, वोट डालने गए हैं, तो कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है। उसका एक छोटा सा स्लिप प्रिंट होकर के जाता है, जहाँ पे आपकी ईवीएम मशीन होती है उसी के नीचे आप देखेंगे तो छोटा सा वीवीपैट मशीन भी रखा होता है। हाँ जी। अगला आपका हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स। मरीजों को डेटा सुरक्षित तरीके से स्टोर या और साझा करना भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर सकते हो आप। सप्लाई चेन फाइनेंस, जैसे आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं वैसे सप्लाई चेन फाइनेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, सुरक्षित तरीके से लेन देन को करने के लिए। रियल इस्टेट्स में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा उम्मीद करते। तो ये रहा आपका डायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स की बात करता है, पीयर टू पीयर, ठीक है। चलिए, इट ऑपरेट्स ऑन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये जो आपका बिटकॉइन है वो ब्लॉकचेन नेटवर्क पे काम करता है, जिसकी वजह से ये सुरक्षित करता है उसकी सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी को। Example, if you want to send money to a friend in another country, Bitcoin allows you to go to instantly without a bank or extra fees. अगर आप अपने मित्र को जो कि विदेश में कहीं ना कहीं रह रहा है उसको पैसे भेजना चाहते हो, बैंक के थ्रू भेजोगे तो भैया एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे और वहाँ पे बैंक को इंटरफेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिटकॉइन ट्रांसफ़र करते हैं तो वो आपको अलाउ करता है बिना किसी बैंक के, डायरेक्टली आप तुरंत भेज सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बिटकॉइन के भैया फाउंडर कौन है, किन्होंने इसको क्रिएट किया है, उनकी बात कर लेते हैं। तो उनका नाम है सतोशी नाकामोटो। तो भैया बिटकॉइन की रचना एक गुमनाम व्यक्ति या समूह ने की है जिसे सतोशी नाकामोटो कहा जाता है। तो ये एनोनिमस पर्सन या ग्रुप हैं जिनको हम सतोशी नाकामोटो के नाम से जाना जाते हैं। एनोनिमस आप समझ सकते हो, गुमनाम, जिनके बारे में किसी को नहीं पता होता है ना। कब किया गया था? तो द आइडिया वाज इंट्रोड्यूस इन वाइट पेपर पब्लिश इन अक्टूबर 2008। इसका आइडिया अक्टूबर 2008 में प्रकाशित एक वाइट पेपर में प्रस्तुत किया गया था, ठीक। फिर क्या है, बिटकॉइन ऑफिशियली लॉन्च ऑन जनवरी 3, 2009।
तो 2009 को जनवरी 3 को ऑफिशियली इसको लॉन्च किया जाता है विद द माइनिंग ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक, पहले ब्लॉक के माइनिंग के साथ, जिसको हम जेनेसिस ब्लॉक भी कहते हैं। तो क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, हाँ या ना? एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए फटाफट। चलिए, देखो 3D प्रिंटिंग आपको मैं इन शॉर्ट समझा दे रहा हूँ। 3D प्रिंटिंग में क्या होता है कि कोई भी रॉ मटेरियल से या कुछ भी चीज़ें हैं, तो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होता है वो कैसे बनेगा। अगर आपके पास एक रिंग है, तो जो एक रिंग बनी हुई है वो कैसी बनी है, क्या क्या लेयरिंग की गई वहाँ पे चीज़ों की, किन प्रोसेस से होकर वो गुजरा है। तो इसी चीज़ के लिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे बिटकॉइन, सॉरी क्या पढ़ते हैं, 3D प्रिंटिंग, जहाँ पे हम एक 3D ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के बारे में सीखते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो ये आर्ट उतनी अच्छी है नहीं, तो मैंने यहाँ तक बता दिया है। प्रिंस जी को क्लियर है, ओके गुड। तो देखिए 3D प्रिंटिंग क्या है, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए 3D प्रिंटिंग, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम क्या है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। एक प्रक्रिया है जिसमें डिजिटल मॉडल के आधार पर वस्तुएं परत दर परत बनाई जाती हैं। जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे लेयरिंग करी जाती है, लेयरिंग करनी पड़ती है। हम सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, कैड जैसे सॉफ्टवेयर्स का। तो 3D प्रिंटिंग ऑल्सो कॉल्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बाय लेयरिंग या लेयर बाय लेयर बेस्ड ऑन डिजिटल मॉडल। एक डिजिटल मॉडल पे बेस्ड हम ऑब्जेक्ट्स को, फिजिकल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं लेयर बाय लेयर, परत दर परत। ठीक है, इट अलाउज फॉर कस्टमाइज एंड कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन विदाउट ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेशन। यह पारंपरिक निर्माण की सीमाओं के बिना कस्टमाइज और जटिल डिज़ाइन बनाने की अनुमति देता है। तो ये बेसिक साइज का जिसमें डेफिनेशन हो गया है। अब कैसे काम करता है 3D प्रिंटर, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमें डिज़ाइनिंग करना पड़ता है, तो हम ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे 3D मॉडल बनाते हैं। ठीक, अ डिज़ाइनर क्रिएट 3D मॉडल ऑफ अ टॉय ऑन अ कंप्यूटर। जैसे एक डिज़ाइनर है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, वहाँ पे किसी भी टॉय का, किसी भी खिलौने का एक 3D मॉडल बनाता है, फिर उसको जो है लेयर बाय लेयर एक फिजिकल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो डिज़ाइनिंग हो गया। फिर स्लाइसिंग, स्लाइसिंग में क्या होता है, मॉडल को स्लाइस किया जाता है सॉफ्टवेयर की मदद से, मतलब कि पतली परतों में विभाजित किया जाता है। कई सारे उसको लेयर्स में डिवाइड करते हैं, फिर उस लेयर्स को एक के ऊपर एक रखा जाता है। तो द टॉय डिज़ाइन इज कट इनटू हंड्रेड ऑफ थिन लेयर बिफोर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग से पहले उसको क्या किया जाता है, कई सारे लेयर्स में उसको कट डाउन किया जाता है, बनाया जाता है। फिर क्या है प्रिंटिंग। 3D प्रिंटर प्लास्टिक, धातु या फिर रेजिन्स जैसे सामग्री को पिघलाकर परत दर परत वस्तु बनाता है। जो हमारा 3D प्रिंटर्स होता है वो क्या करता है भैया, मटेरियल्स को मेल्ट करता है। कैसे मटेरियल को, जैसे प्लास्टिक हो गए, मेटल हो गए या फिर रेजिन्स हो गए, इनको मेल्ट करने के बाद वो बिल्ड करता है ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर। एग्जाम्पल 3D प्रिंटर प्रिंट्स ईच लेयर ऑफ अ टॉय अंटिल इट इज़ फुली फॉर्म्ड, जब तक वो पूरी तरीके से बन नहीं जाता है। तो देखो भैया उसके हर एक लेयर्स को प्रिंट करने के बाद उसको कूल किया जाता है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ आप बनाते हो तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिसको आप मेल्ट करते हो, ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। उसको सॉलिडिफाइड करने के लिए हमें कूल करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है। तो ईच लेयर सॉलिडिफाइड्स आफ्टर बीइंग प्रिंटेड। तो प्रिंट होने के बाद उसे सॉलिडिफाइड किया जाता है। सॉलिडिफिकेशन आपने एक प्रोसेस पढ़ रखा होगा साइंस में, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, आई थिंक 7th और 9th के बीच में आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी। फिर अगला है पॉइंट आपका फिनिशिंग। जो वहाँ पे रफ वर्क होते हैं उनको हटाना ही फिनिशिंग कहलाता है। तो जो ऑब्जेक्ट में नीड पॉलिशिंग और सपोर्ट रिमूवल, इसी बोलते हैं फिनिशिंग। टेक्नीशियन स्मूथ आउट रफ एजेस ऑफ अ प्रिंटेड टॉय, तो भैया आपका फिनिशिंग कहलाया। इसके बाद आपका 6th स्टेप होता है कंप्लीशन, पूरा होना। अब ये सारे काम हो जाते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट रेडी टू यूज़ हो जाता है। तो ये आपके स्टेप्स हैं जिसमें आपका कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। इसी को हम 3D प्रिंटिंग या फिर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जानते हैं। इसके अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात कर लेते हैं भैया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इस्तेमाल हेल्थ केयर में किया जा सकता है, जिससे आप कस्टम का बना सकते हो भैया हेल्थ केयर वाले प्रोडक्ट्स, जैसे आपका मेडिकल इम्प्लांट्स हो गया
है ना, ह्यूमन टिश्यू हो गया, तरह तरह की चीज़ें हैं। एरोस्पेस और ऑटोमोटिव में किया जाता है इसका इस्तेमाल, है ना, एयरक्राफ्ट के या फिर कार के पार्ट्स बनाने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनीज कस्टमाइज तरह तरह के टूल्स बनाते हैं, मशीन्स के पार्ट्स बनाते हैं क्विकली, तो इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। एजुकेशन में स्कूल और विश्वविद्यालय हाथों हाथ सीखने के लिए 3D प्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। लर्निंग को सीखने के लिए भी, सीखने के लिए मतलब लर्निंग करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। क्लियर है? तो एक तरह तरह के इसके भाई एप्लीकेशंस हैं, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। फैशंस और ज्वेलरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हर एक चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है आज के टाइम पे, क्योंकि भैया कोई भी ऑब्जेक्ट है फिजिकली जब बन के आएगा तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई एक डिज़ाइन रहा होगा, किसी के माइंड में आया होगा वो डिज़ाइन, तो उस डिज़ाइन को क्रिएट किया गया होगा किसी न किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए, फिर उसको लेयर बाय लेयर कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है। चलो यहाँ तक क्लियर है। और अगला टॉपिक आपका है RPA, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो RPA सॉफ्टवेयर रोबोट्स बॉट का उपयोग करता है जो दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करता है, जिससे गति और सटीकता बढ़ती है। तो सिंपल यही है कि जो आपका RPA होता है भैया वो सॉफ्टवेयर बॉट्स का इस्तेमाल करता है। सॉफ्टवेयर बॉट्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे रिपीटिव टास्क को ऑटोमेट बना देता है, अपने आप करना इस्तेमाल करता है, जिससे कि हमारी स्पीड और एक्यूरेसी इंक्रीज होती है, इन्हेंस होती है। ठीक है, तो प्रिंस जी को भी क्लियर है, संध्या जी को भी क्लियर है। चलो भाई गुड, ऐसे आप लोग पढ़ते रहो। एग्जाम्पल है जिसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ एम्प्लॉयज मैनुअली इंटरिंग डेटा इनटू स्प्रेडशीट्स, RPA कैन ऑटोमेटिकली इनपुट द एंड प्रोसेस द डेटा। अब सोचो जैसे कि अभी हम किसी कंपनी को चला रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे जो डेटा होंगे उनको इनपुट करने के लिए स्प्रेडशीट में किसी को हायर करने की ज़रूरत होगी, तो उसे हायर करेंगे, वो मैनुअली डेटा को स्प्रेडशीट में भाई एंटर करेगा, उसे प्रोसेस करेगा, उसमें जो भी कैलकुलेशन होगी बेसिक सा काम वो डेली का डेली करेगा। अब उसी की जगह पे हम चाहें तो RPA को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो जो क्या करने वाला है भाई, तरह तरह के काम खुद से करेगा, मतलब डेटा एंट्री वाले काम खुद से कर देगा, आपको रोज़ रोज़ उसको याद दिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, ओके। फिर है इसके फ़ायदे, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इफ़िशियंसी, कार्यकुशलता, दोहराए जाने वाले कार्यों को ऑटोमेट करता है, समय बचाता है। टाइम सेविंग, एक्यूरेसी, कोई भी चीज़ है तो भैया बिना गलती के करेगा। रिड्यूस ह्यूमन एरर्स इन डेटा एंट्री एंड प्रोसेसिंग, हो सकता है हम इंसान क्या है फंक्शन या फॉर्मूला ही गलत लगा लिए तो वहाँ पे प्रोसेसिंग तो गलत हो जाएगी ना, लेकिन जो आपका RPA है वो गलती नहीं करता है, तो हम जैसे लोगों के साथ होने वाली गलतियों को ये कम से कम करता है। फिर एक कॉस्ट सेविंग, पैसों की बचत, कट डाउन लेबर कॉस्ट। अगर आप कोई भी काम जो है कंपनीज में एम्प्लॉयज़ को हायर किए थे, अब जो आपका RPA है कुछ जल्दी थोड़ी ना कि एक ही काम को कर पाएगा, वो हो सकता है 50 लोग काम अकेला कर पाए, तो ये जो कॉस्ट सेविंग है ये बचाता है, मतलब जो पैसे आप उन एम्प्लॉयज़ को दे रहे थे वो आपका बच जाएगा, बट इनिशियल कॉस्ट लगता है, वन टाइम आपको पेमेंट करना पड़ेगा जब आप RPA क्रिएट करेंगे या फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एग्जाम्पल, एक कंपनी मैनुअल डेटा एंट्री की जगह पे RPA बॉट का उपयोग कर पैसे बचाती है ना, रिप्लेस कर दिया गया है मैनुअल डेटा एंट्री वाले इंसान को। स्केलेबिलिटी, अब देखो RPA है वो अधिक से अधिक टास्कों को आसानी से एडजस्ट करके कर सकता है। अगर अभी आपकी कार्य करने की क्षमता 8 घंटे है, आप 8 घंटे काम करेंगे, उसके बाद अगर आपको फिर से कोई बोल दे कि भैया ठीक है 4 घंटे काम और कर लो, आप थक चुके होंगे, आप एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, बट ये जो आपका RPA है वो एडजस्ट कर सकता है, खुद को संभाल सकता है और अधिक काम कर सकता है। तो कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क विदाउट हायरिंग एक्स्ट्रा स्टाफ। प्रिंस, हाँ जी, ओके गुड। कॉम्प्लायंस, अनुपालन, इंश्योर टास्क फॉलो रेगुलेशन एंड रूल्स, जैसे जैसे उसको रूल्स और रेगुलेशन मिलते जाएंगे उसके अनुसार वो अपने टास्क को कंप्लीट करते जाएगा, तो नियमों को पालन करते ये काम को करता है। RPA इन फाइनेंस ऑटोमेट टैक्स फिलिंग इंश्योरिंग कंप्लायंस, भैया ये नियमों का पालन करता है और टैक्स फिलिंग स्वचालित तरीके से कर देता है, मतलब ऑटोमेटिक तरीके से कर देता है। नुकसान क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, भैया यहाँ पे देखो जटिलता है ना, कितना अच्छा वर्ड है। तो RPA सेटअप के लिए तकनीक कौशल आवश्यक है।
आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, तभी आप आरपीओ को सेटअप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अ कंपनी नीड्स आईटी एक्सपर्ट्स टू इम्प्लीमेंट एन आरपीए सिस्टम। तो ये रहा भैया इसका नुकसान। लिमिटेड इंटेलिजेंस, आप देखो जिससे रिलेटेड डेटा अगर आरपीए के पास नहीं है तो उस चीज़ पे वो काम नहीं कर सकता। अगर सिर्फ उसको बनाया गया था डेटा एंट्री करने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ वो डेटा एंट्री ही कर सकता है, अदर टास्क वो नहीं कर सकता है। तो इसके पास लिमिटेड स्किल्स होती हैं। लेकिन जब हम इंसान होते हैं, हम नई सिचुएशन पे भी रिएक्ट कर सकते हैं, कुछ से खुद से थोड़ा सा सोच तो सकते हैं, बट आरपीए ऐसा नहीं करेगा। फिर अगला पॉइंट आपका है इंटीग्रेशन इशू। देखो, मे नॉट वर्क वेल विथ ओल्ड सॉफ्टवेयर। पुराने सॉफ्टवेयर के साथ आपका ये आरपीओ हो सकता है काम ना करे। नया आरपीए है तो नया सॉफ्टवेयर चाहिए होगा भाई। डेटा डिपेंडेंसी, मैंने अभी आपको बताया ये किस पे डिपेंड होता है, डेटा पे। तो डेटा डिपेंडेंसी यहाँ पे आ जाती है। वर्क बेस्ड विथ स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ, ये स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ ही अच्छे से काम करता है। स्ट्रगल्स विद अनऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, इसको भैया कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है जो डेटा ऐसे हों जो अनऑर्गेनाइज्ड हों, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड बोल सकते हो आप। जॉब कंसर्न्स, ये लोगों का जॉब खा रहा है, लोग तो ऑलरेडी बेरोज़गार हैं, इसके आने वजह से लोग और भी ज़्यादा बेरोज़गार हो जाएंगे। इनका एप्लीकेशन की कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है भैया, डेटा एंट्री और प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, कस्टमर सर्विस के लिए यूज़ किया जा सकता है ना, रिसेप्शनिस्ट के रूप पे आप रख सकते हो। एचआर ऑपरेशंस की जगह पे आप मतलब जो एचआर काम करते हैं, सैलरी पास करना, हायरिंग करना, वो सारे काम हमारा आरपीए भी कर सकता है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने के लिए और रिकंसिलाइज करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि मैनेज करेगा इन्वेंट्री और ऑर्डर प्रोसेसिंग को। फिर आईटी ऑपरेशंस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सिस्टम मॉनिटरिंग और सॉफ्टवेयर अपडेट्स को ये ऑटोमेटिक कर देगा। हेल्थ केयर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स को मैनेज करना, बिलिंग करना, या फिर डॉक्टर्स को असिस्ट करना भी हो गया। तो यही था आपका आरपीए के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये सबको समझ में आ चुका होगा। अब ये आया आप सबका फेवरेट सा टॉपिक, साइबर क्राइम, जिसका आप लोगों का था इंतज़ार, है ना। देखिए, क्राइम तो आपने सुना होगा, क्राइम मतलब गुनाह, अपराध। अब ये क्राइम है क्या? जो काम आप जो अपने रियल वर्ल्ड में कहते हो, वास्तविक दुनिया में करते हैं रहते हुए, एक ऐसा काम जो कि कानून की नज़र में गलत है। अगर आप अपने रियल लाइफ में ऐसे काम करते हो तो वो क्राइम कहलाता है, और उसकी कंप्लेन करने आप पुलिस स्टेशन जाते हो, थाने जाते हो। लेकिन अगर यही काम आप इंटरनेट की दुनिया में कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो? इंटरनेट की दुनिया में, इस इंटरनेट वाली दुनिया में आप कर रहे हो, www या इंटरनेट वाली दुनिया में आप कर रहे हो, तो यही काम आपका कहलाता है साइबर क्राइम। तो क्राइम और साइबर क्राइम में समझ में आया अंतर क्या है? साइबर क्राइम, अ ग्रोइंग डिजिटल थ्रेट्स, एक बढ़ता हुआ डिजिटल खतरा है। इस चीज़ को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। चलो डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, या फिर क्या है ये साइबर क्राइम। व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम refers to illegal activities carried out using computers, networks और digital devices। कोई भी आप इलीगल एक्टिविटीज़ मतलब गैर कानूनी काम, या फिर अवैध गतिविधियों वाले टास्क को करते हैं। कैसे? कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए, नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हुए, या फिर आप डिजिटल सर्विस डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए, तो ये आपका कहलाता है साइबर क्राइम। सिंपल सा बोले तो कोई ऐसा गुनाह जो कि चलो गुनाह नहीं, कोई ऐसा भी टास्क जो कि कानून की नज़र में गलत है, अगर आप वो काम कर रहे हो, वही इलीगल टास्क, तो भैया वो गलत है तो गलत है। और अगर वो इंटरनेट की दुनिया में आप कर रहे हो ये काम, तो इस साइबर क्राइम कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, अ हैकर स्टील्स बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड विदड्रॉ मनी विदाउट परमिशन। अगर कोई हैकर है जिसने बैंक अकाउंट डिटेल्स किसी भी व्यक्ति के हैक किया है, एक्सेस कर लिया है, और बिना उसके परमिशन से अगर वो पैसे विदड्रॉ कर ले रहा है, तो मतलब वो साइबर क्राइम कर रहा है। अगर आपका मित्र आपका फ़ोन इस्तेमाल करता है बिना आपसे पूछे, बिना आपकी परमिशन का, और आपके फ़ोन पे जाके इंटरनेट में कुछ भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आ रहा है ना। चलो, तो सलोनी जी को भी क्लियर है, प्रिंस जी को भी क्लियर है, गुड।
अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के टाइप्स क्या हैं, कितने तरह के साइबर क्राइम्स हो सकते हैं। पहला आपका है हैकिंग। हैकिंग करना क्या मतलब होता है, बिना परमिशन के किसी भी कंप्यूटर का एक्सेस प्राप्त कर, मतलब किसी और के कंप्यूटर का एक्सेस कर लेना बिना परमिशन का। तो जैसे मैंने अभी बोला ना कि अगर आपका मित्र आपका फ़ोन यूज़ कर रहा है बिना आपके परमिशन का, तो मतलब वो हैकिंग कर रहा है। गेनिंग अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। अ हैकर ब्रेक्स इनटू अ गवर्नमेंट्स डेटाबेस टू स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ये हैकर्स करते हैं भैया, घुसकर संवेदनशील सूचनाओं को, जानकारी को चुरा लेते हैं। ठीक है, गुड क्वेश्चन भाई। प्रिंस जी का कहना है सर साइबर क्राइम की रिपोर्ट कहाँ कर सकते हैं। चलो अच्छी बात है। तो इसका रिपोर्ट आप करने के लिए साइबर सेल डिपार्टमेंट बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे आपका पुलिस स्टेशन होता है, तो ये आज के टाइम पे तो भैया बड़े बड़े जो आपके पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पे साइबर सेल को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बाकी आप देख सकते हैं आपके एरिया में, आपके सिटी में जहाँ पे भी आपका साइबर सेल होगा वहाँ आप जा करके इसका रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आप इसका रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ये पॉसिबल होता है। ठीक है। फिर अगला टाइप्स आपका है भाई फिशिंग। फिशिंग का मतलब आपने ये वर्ड सुना होगा, फिशिंग मतलब होता है मछली पकड़ना। मछली लोग कैसे पकड़ते हैं, जाल बिछाते हैं, उसमें कांटे लगाते हैं, कांटे में कुछ मछलियों को मतलब खाने के लिए भी चीज़ें लगा देते हैं। तो जब मछली आती है उसको खाने के लिए तो उस कांटे में फंस जाती है। तो वैसे ही फिशिंग आपका एक टाइप ऑफ साइबर क्राइम होता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो हैकर्स होते हैं या जो अटैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यूज़र्स को ट्रिक करते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं कि वो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को रिवील कर लें। सर ऑनलाइन कैसा, ऑनलाइन भैया देखो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पे जा कर के आप कर सकते हो। साइबर सेल की वेबसाइट है, ठीक है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो वहाँ पे जा कर के आप ये सारे काम कर सकते हो। तो फिशिंग समझ में आया, जहाँ पे यूज़र्स को क्या किया जाता है, ट्रिक किया जाता है कि वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिवील कर दें। तो डिसिप्टिव ईमेल्स, धोखाधड़ी वाले ईमेल हो सकते हैं, मैसेज हो सकते हैं जो कि यूज़र्स को ट्रिक करते हैं रिवीलिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। रिवील करना मतलब पब्लिक कर देना। ठीक, एग्जाम्पल आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, देखें यही, अ फेक ईमेल फ्रॉम बैंक आस्क यू टू एंटर योर लॉगिन डिटेल्स स्टीलिंग योर पासवर्ड। अगर आप अपने लॉगिन डिटेल्स को एंटर करते हैं तो वो आपके पासवर्ड्स को चुरा सकते हैं। ठीक, तो भैया यहाँ तक क्लियर है सबको। बोलिए हाँ या ना। चलिए गुड। अगला आपका टाइप है अभी मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशंस। मालवेयर का मतलब होता है, देखो वेयर मतलब होता है सॉफ्टवेयर और मेल का मतलब होता है बैड फंक्शन, बैड, तो बुरे सॉफ्टवेयर्स को फैलाना। तो स्प्रेडिंग वायरसेस, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर टू हार्म सिस्टम्स। सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाने के लिए बुरे सॉफ्टवेयर्स, खराब सॉफ्टवेयर्स को भी स्प्रेड किया जाता है। इसी को कहा जाता है मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रिंस ओके सर, हो गया, गुड। देखो अगर आपको ऑनलाइन कंप्लेन करना है तो आप सर्च करेंगे गूगल पे जाकर के ना, तो आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी ऑनलाइन साइबर क्राइम। अगर आप सर्च करते हो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इसको मैनेज किया जाता है ना, और भारत सरकार की अंडर में आता है ये आपका मिनिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक टू डाउनलोड्स अ वायरस दैट लॉक्स योर कंप्यूटर अंटिल यू पे मनी। तो कई तरह के ऐसे मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पे आप क्लिक करते हो तो कुछ ना कुछ फाइल्स आप में डाउनलोड हो जाती हैं, है ना, तो इन पे क्लिक नहीं करना चाहिए। फिर आपका आइडेंटिटी थेफ्ट, मान लो कि आपके इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड कोई आपका हैक कर लेता है, या फिर आपका कोई फ्रेंड है आपके आईडी के नाम पे किसी के साथ कुछ भी गलत काम करता है, तो ये आपका कहलाता है आइडेंटिटी थेफ्ट। मतलब पहचान चोरी करके किसी और के पहचान पे कोई और ही है कुछ गलत काम कर रहा है ना।
किसी की पहचान चुराकर उसके रूप में काम करना, गलत काम करना, ये आपका आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। ठीक है, तो संजना जी को, संध्या जी को, सलोनी जी को, प्रिंस जी को, सबको क्लियर है भाई? गुड, ऐसे ही पढ़ते रहिए आप लोग। चलिए अगला एग्जाम्पल है, अगला टाइप है ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड का मतलब सिंपल से यही है, जो आपको इंटरनेट पे धोखाधड़ी वाले वेबसाइट्स मिल जाते हैं, ये तरह तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। तो डिसीविंग पीपल्स फॉर फाइनेंशियल गेन थ्रू फेक वेबसाइट्स और ट्रांजेक्शंस, लोगों के साथ चीट करना ऑनलाइन, है ना, ये कहलाता है ऑनलाइन फ्रॉड। एग्जाम्पल, आई स्कैम वेबसाइट सेल्स नॉन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। कई तरह के आपके ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं या वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे आपको महंगी महंगी चीज़ें सस्ती मिलती हैं और आप वहाँ पे सोचते हो अरे वाह, यहाँ पे 1 लाख रुपया वाला मैकबुक तो भैया 25,000 में मिल रहा है, 20,000 में मिल रहा है, या फिर ये प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है लेकिन यहाँ पे बहुत सस्ते में मिल रहा है। आप वहाँ पे परचेज़ करने गए, बाय नाउ पे आपने क्लिक किया, उन्होंने आपसे बोला कि भैया पहले पैसे पेमेंट कर दो, ऑनलाइन पेमेंट होगा, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, जैसे आपने ऑनलाइन पेमेंट किया तो आपके साथ हो गया स्कैम, क्योंकि वो रियल वेबसाइट थी ही नहीं। और कई सारी स्कैमर्स क्या करते हैं, किसी भी ओरिजिनल वेबसाइट के जैसे ही मिलता जुलता एक डुप्लीकेट वेबसाइट बना लेते हैं स्कैम करने के लिए। तो इन सब चीज़ों से आपको अवेयर रहना चाहिए। इनका पर्पस क्या होता है, क्या मकसद होता है साइबर क्रिमिनल्स का भाई? तो देखो इनका पर्पस क्या है। साइबर क्रिमिनल्स कमिट क्राइम्स टू स्टील इन्फॉर्मेशंस, ये आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए करते हैं, जैसे आपका बैंक डिटेल हो गया, पासवर्ड हो गया या पर्सनल डेटा हो गया। दूसरा है डिसरप्ट सर्विसेज, हमारे सर्विसेज को डिसरप्ट करने के लिए, बाधित करने के लिए, तो जैसे शटडाउन वेबसाइट्स काम नहीं करेंगी। साइबर अटैक्स ऑन बिजनेस, हमारे अगर बिजनेसेस पे अटैक्स हो गया तो हम व्यापार कर नहीं पाएंगे। मेक मनी इलीगली, गलत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से पैसे बनाना, पैसे कमाना, फ्रॉड करके, रैंसम अटैक्स करके। रैंसम अटैक्स होता है जहाँ पे आपकी फ़ाइल, आपकी डेटा को लॉक कर दिया जाता है, जब आप उसको ओपन करते हैं तो आपसे पैसे की डिमांड की जाती है। स्पाई ऑन इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट्स, ये देखो चाहे किसी एक की व्यक्ति की बात हो, चाहे सरकार की बात हो, सबकी अगर हम बातें, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसकी स्पाइंग कर रहे हैं, मतलब उसकी जासूसी कर रहे हैं, तो ये साइबर क्रिमिनल्स के मकसद होते हैं, उनका पर्पस होता है यही सारी चीज़ को करना। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पे या हमारे डेटा पे? तो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, हमारा मनी कोई गलत तरीके से अगर निकाल ले रहा है तो भैया हमारा फाइनेंशियल तो लॉस तो होगा ही होगा। वित्तीय नुकसान, है ना, धोखाधड़ी और चोरी के कारण व्यवसाय और व्यक्ति पैसे खो देते हैं। अगर आप सतर्क नहीं रहे, अवेयर नहीं रहे, तो हो सकता है आपके साथ कोई चीट कर दे और आपका पैसा निकल सकता है, विड्रॉ हो सकता है। क्लियर है? डेटा ब्रीचेस मतलब कि जो आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस हैं, जो प्राइवेट रहनी चाहिए वो प्राइवेट नहीं रहती, जैसे पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन वो लीक हो सकती हैं। फिर प्राइवेसी वायलेशंस, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस का मिसयूज़ किया जाना, उसको बेच देना, सोल्ड कर देते हैं लोग ये पैसों के खातिर हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को। रिप्यूटेशनल डैमेज, कई सारी कंपनीज क्या करते हैं, कस्टमर्स का ट्रस्ट तोड़ देते हैं, है ना। कंपनीज तो ऐसा चाहती नहीं है, लेकिन जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो अटैक करते हैं उस कंपनी के डेटाबेस पे और जाकर वहाँ पे या वेबसाइट्स पे, और ऐसे में जो है, ऐसे में जो जाकर के वहाँ पे भैया नुकसान हो जाता है। तो प्रतिष्ठा को नुकसान, साइबर हमलों के बाद कंपनियों की ग्राहक विश्वास खो जाती है। आप देखो अगर आपने किसी भी मिलती जुलती नाम से कंपनी रही होगी, वेबसाइट रही होगी, है ना, कोई रियल वेबसाइट, मान लो कि अभी अमेज़ॉन ही है। अमेज़ॉन एक अच्छी खासी कंपनी है जहाँ पे लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। वहीं पे अगर कोई ऐसा साइबर क्रिमिनल है जो कि अमेज़ॉन से मिलता जुलता एक वेबसाइट बनाए और वहाँ पे जाके स्कैम कर ले, तो दोबारा आप अमेज़ॉन पे नहीं जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। ये होता है, ठीक है, ठीक। सर रियल वेबसाइट का पता कैसे चलेगा? अवेयरनेस होनी चाहिए भाई, वहाँ पे जाइए, जांचिए, परखिए, देखिए। अगर वो लंबे समय से यूज़ में आ रही है, ऐसा तो नहीं कि नया नया भी लॉन्च हुआ है, इस प्रकार से पहचान किया जा सकता है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग को डिमांड रहेगी तो मैं आपको दूसरे तरीके भी बता दूंगा कि कैसे पता लगाएं, लेकिन आज की क्लास में नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन अच्छा है, खुद से भी सोचो थोड़ा सा क्या हो सकता है।
सबसे अच्छा तरीका यही कि आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको सही गलत का पता होना चाहिए, इसको सही कहते हैं किसको गलत कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं होता है। कैसे बचा जा सकता है साइबर क्राइम से? तो भाई साइबर सिक्योरिटीज़ मेजर्स को हमें अपनाने चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को यूज़ करना चाहिए, एक यूनिक पासवर्ड बनाना चाहिए अलग अलग अकाउंट्स के लिए, हमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ करना चाहिए, 2FA जिसको बोलते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर की सिक्योरिटी ऐड करनी चाहिए, डबल लेयर सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं। अवॉइड सस्पिशियस लिंक और ईमेल्स, देखो भैया ऐसे ईमेल या लिंक को अवॉइड करना चाहिए जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मांग रहे हों, है ना, जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं, उस पर क्लिक भी ना करें। क्लिक करेंगे तो वही सारी चीज़ें मांगेंगे, आपकी पर्सनल डिटेल्स। अगला है कीप सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरस अपडेटेड, आपको अपने सॉफ्टवेयर्स और अपडेटेड एंटीवायरस का यूज़ करना चाहिए जो कि आपके मालवेयर के अटैक से बचा सकते हैं। ठीक है, रेगुलर सिक्योरिटी चेकअप, आपको टाइम टू टाइम सिक्योरिटी चेकअप भी करते रहना चाहिए। रोल ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एंड एक्सपर्ट्स, देखो ये इनका भी आपको हेल्प लेना चाहिए, जो कानून बनाते हैं या फिर जो कानून के एक्सपर्ट्स हैं, है ना। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? तो देख सकते हैं सरकारें साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए और दंडित करने के लिए साइबर कानून लागू करती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आपके साथ ऐसे क्राइम करता है तो उसको क्या सज़ा हो सकती है और कैसे सज़ा दिलवाया जा सकता है। एथिकल हैकर्स अपराधियों से पहले सुरक्षा कर्मियों का पता लगाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं सिक्योरिटी फ्लॉज कि क्या सिक्योरिटी वाली चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे कमी आ रही हैं, उन सब चीज़ों को ये पता लगा लेते हैं। तो और आपका है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, आपको साइबर जागरूकता अभियान लोगों को ऑनलाइन खतरों के बारे में शिक्षित करता है। तो तरह तरह के साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस भी चलाए जाते हैं, कैंपेन भी चलाए जाते हैं जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता है कि कैसे साइबर थ्रेट से आप बच सकते हो, ऑनलाइन थ्रेट से आप बच सकते हो। रियल वर्ल्ड एग्जांपल साइबर क्राइम के क्या हो सकते हैं भैया? देखो जैसे आपका एक है केस है, कौन सा केस है? द WannaCry रैंसमवेयर अटैक 2017 में हुआ था। इसमें क्या होता है? What happens? Attackers spread a virus that lock computer, जिसने कि क्या किया, कंप्यूटर को लॉक कर दिया वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, विश्व लेवल पे, एंड डिमांडेड रैंसम टू अनलॉक देम। हैकर ने एक वायरस फैलाया जिससे विश्व भर में कंप्यूटर्स लॉक कर दिए गए। अनलॉक करने के लिए फिरौती मांगी गई। रैंसम मनी होता है फिरौती, किसी को किडनैप करने के बाद जो पैसे मांगे जाते हैं उसको बोलते हैं रैंसम मनी। ठीक है, और वैसे यहाँ पे रैंसम वेयर सॉफ्टवेयर है, बैड सॉफ्टवेयर है, जिसके अटैक से क्या किया गया, उस कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए उसने पैसे मांगे। किसने? साइबर अटैकर्स ने। इससे इम्पैक्ट क्या हुआ, प्रभाव क्या पड़ा भैया? लगभग आपके 150 से अधिक देशों में 2 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर प्रभावित हुए थे। $4 बिलियन का नुकसान हुआ था, आप समझ सकते हो। इससे हमें सीख क्या मिली? हमें हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें और संदिग्ध ईमेल से बचें, ये हमने इससे सीखा। ठीक है, तो ये है, देख सकते हो आप लोग एक साइबर क्रिमिनल्स का क्या पावर होता है ना। एथिकल हैकर्स के पास भी पावर होते हैं, ऐसे नहीं है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने तो पढ़ ली है भैया ऑलरेडी। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम हमने पढ़ लिया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ हमने कवर अप कर लिया, दोबारा आ चुका है ये। इसके बाद हम पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। कुछ और भी अटैक्स होते हैं, जैसे आपको रैंसम मनी मैंने बताया, तो आप देख सकते हो, आप डेटा ब्रीचेस भी आपने पढ़ रखा है। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स, इसमें क्या होता है कि भाई ऐसे अटैक्स होते हैं जिससे कि जो यूज़र होता है उसका सिस्टम काम करने लायक ही नहीं बचता है, तो इसी समझो कि हैंग हो जाता है आपका सिस्टम, है ना। तो हैकर्स फ्लड्स आ वेबसाइट विद ट्रैफिक, हैकर्स क्या करते हैं, वेबसाइट्स पर भारी ट्रैफिक भेज करके इसे धीमा या फिर अनुपयोगी बना देते हैं, मतलब कि आपके काम करने लायक बचेगा ही नहीं सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पे आपका अमेजॉन वेब सर्विस जो है AWS अटैक 2020 मतलब 2020, यहाँ पे क्या किया गया, एक बड़ा डॉस हमला कई प्रमुख वेबसाइटों को बंद कर दिया गया था। यहाँ पे एक बहुत बड़े डॉस हमले की वजह से कई सारी वेबसाइट्स बंद हो चुकी थी। कैसे बचा जाए भाई? आपको यूज़ करना चाहिए फायरवॉल्स को और एंटी डॉस DDoS प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे फायरवॉल्स का इस्तेमाल करना चाहिए और हमें ट्रैफिक पैटर्न्स को समझना चाहिए सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए।
ट्रोजन हॉर्स अटैक्स में क्या होता है भाई, यहाँ पे कुछ आपके ऐसे अटैकर्स होते हैं जो देखने में तो अच्छे भले होते हैं, लेकिन जैसे वो अटैक करते हैं तो अपना रंग रूप दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप समझ सकते हो आस्तीन का सांप जिसको बोला जाता है हमारी रियल लाइफ में, है ना, जो देखने में तो अच्छे भले सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हो वो अपना रंग रूप दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। ईमेल बॉम्बिंग, जहाँ पे आपको मल्टीपल ईमेल्स, कई सारे ईमेल भेज करके आपके सिस्टम को क्रैश कर दिया, आपके सर्वर को क्रैश कर दिया जाए। स्पैम फिल्टर का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये सलामी अटैक क्या होता है भाई, सलामी अटैक देखो नाम से तो आपको लग रहा है यहाँ पे तोपों की सलामी दी जाएगी, बिल्कुल नहीं। सलामी अटैक में क्या करते हैं, हैकर्स जो हैं स्मॉल अमाउंट में पैसे को चुराते हैं कई सारे ट्रांजेक्शन से, और इसे वो अननोटिसेबल बनाते हैं, जिससे कोई उसे नोटिस भी नहीं कर सकता है कि भाई थोड़े थोड़े अमाउंट में जो पैसे चुराया जाएगा कहाँ से कोई समझ पाएगा उस चीज़ को, है ना। तो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को चेक करते रहना चाहिए और ट्रांजेक्शन अलर्ट भी लगा के रखना रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक पूरा एक फ्लो चार्ट मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा, टेबल मिल जाएगा, जहाँ पे एग्जांपल्स और प्रिवेंशन सब कुछ मेंशन है। तो इसको आप लोग पॉज करके एक बार रीड कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर करके स्क्रीनशॉट या रीड करके या फिर लिख लीजिएगा, जैसे आपको बेहतर लगे। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स में हाँ सर बोल दीजिएगा क्लियर है तो जल्दी से। ये आपके तरह तरीके क्रिमिनल्स के बारे में है, उनसे कैसे बचा जा सकता है वो सारी चीज़ लिखी हैं। तो आप लोग इसको पॉज करके जो है स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। तो फटाफट बता दीजिए मुझे। अब देखो कुछ और भी आप लोग जान लो। वायरस क्या होते हैं, जो खुद का कॉपी करते हैं और फैलना स्टार्ट करते हैं। कोई भी आप फाइल डाउनलोड करते हैं उसके साथ ही चिपक करके आ जाते हैं और हमारे सिस्टम को नुकसान करते हैं, हमारे फाइल को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। ये आपको एग्जांपल दिया गया है, एक वायरस का अटैक हुआ था 2000 में, है ना। अब आप लोग पढ़ सकते हैं कौन सा वायरस है, मैं नहीं पढ़ के बताने वाला, नहीं तो आप सब एकदम सभी कमेंट बॉक्स में सब हंसने लगोगे, है ना, नालायक हो। पढ़ लीजिएगा। वॉर्म क्या करते हैं, ये नेटवर्क्स के ट्रैफिक्स पे जा कर के अटैक करते हैं, है ना। तो ब्लॉक कर देता है नेटवर्क के ट्रैफिक को, जहाँ पे डेटा आपका डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है वो रुक जाता है, वो बाधित हो जाता है, और ये भी खुद का क्या करता है, कॉपी करता है और फैलना स्टार्ट करता है। तो ये ऑलरेडी आप सबने इसके बारे में पढ़ लिया भाई। तो आगे हम बढ़ते हैं, सीधे साइबर सिक्योरिटी पहुँचते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सिक्योरिटी क्या होता है भैया, कि यहाँ पे जो आपके साइबर क्राइम हो रहे हैं इन सब क्रिमिनल से बचने का तरीका, कैसे बचा जा सकते हैं, है ना। तो साइबर सुरक्षा, साइबर खतरों से बचाओ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम साइबर अटैक्स, हैकिंग, मालवेयर्स एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। इन सब से हम अपने कंप्यूटर को कैसे बचाएं, अपने नेटवर्क को कैसे सुरक्षित रखें, अपने डेटा को कैसे बचाएं, इन सभी के बारे में ये साइबर सिक्योरिटी आपको बताता है, सिखाता है, ठीक है। इट इंश्योर्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। जो हमारे इंफॉर्मेशन डिजिटली अवेलेबल हैं उनके गोपनीयता को, अखंडता को और उपलब्धता को ये सुरक्षित या सुनिश्चित करता है कि जो आपका डेटा है वो अभी तक सुरक्षित है, जो डेटा है उसकी वास्तविकता है वो अभी तक बनी हुई है, डेटा की अवेलेबिलिटी अभी तक बनी हुई है, ठीक है। इस चीज़ को ये इंश्योर करता है। स्टे अवेयर, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड अपडेट योर सिस्टम रेगुलरली। हमें अपने सिस्टम्स को रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए, तभी हम इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं, साइबर अटैकर से बच सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी इज़ नॉट जस्ट अ टेक्निकल इशू, इट्स अ हैबिट। ये क्या है, एक आदत है, इसे हमें आदत में लानी चाहिए, इसको हैबिट में लानी चाहिए। इस लाइन का कहने का मतलब यही है कि साइबर सुरक्षा क्या है, एक टेक्निकल इशू नहीं है, इसे हमें अपने आदत में लानी चाहिए भैया, तभी हम अपने डेटा को, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
चलो ये चीज़ें हमने पढ़ लिया है। इनके पर्पस के बारे में जान लेते हैं। ये भी तो हमने पढ़ लिया भाई। चलो, तो साइबर सिक्योरिटी के पर्पस क्या है? प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, अनऑथराइज एक्सेस से बचाना सिस्टम्स को, डेटा को, ये सभी चीज़ों को। इंश्योर डेटा कॉन्फिडेंसली एंड प्राइवेसी, ये चीज़ें भी आपने पढ़ रखी हैं, अभी पढ़ा मैंने, ऊपर बताया आपको। मेंटेन सिस्टम इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, सिस्टम की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन रखता है। कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है साइबर सिक्योरिटी की? तो नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ना। एंड पॉइंट सिक्योरिटी, हम अपने एंड पॉइंट्स को, सिक्योर डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन्स, इनको सिक्योर करने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। हमें एंटीवायरसेस का इस्तेमाल करना चाहिए मालवेयर से बचाने के लिए। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, यहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। ऐप्स जो होते हैं उनको अटैक होने से बचाया जा सके। डेटा सिक्योरिटी, हमें अपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, डेटा को ब्रीच होने से बचाना होता है, तो हम अपने डेटा को भी सिक्योर रखना चाहते थे। ये आपके कुछ की एरियाज़ है जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की नीड होती है। आइडेंटिटी मैनेजमेंट, मैनेज एक्सेस टू सिस्टम सिक्योरली, भैया सिस्टम्स के आइडेंटिटी को भी, अपने आइडेंटिटी को भी बचाना, यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है। साइबर सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंस क्या है? तो साइबर सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंस मतलब महत्व क्या है भैया? तो वाई साइबर सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट? तो प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा, अगर आप अपने पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इसलिए ज़रूरी है। प्रिवेंट साइबर क्राइम, साइबर क्रिमिनल से आप बचना चाहते हैं तो। सिक्योर बिजनेसेस, अपने बिजनेस को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो। इंश्योर्स नेशनल सिक्योरिटी, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करते हैं तब ये उसकी सुरक्षा को बनाए रखते हैं, इसके लिए भी आपको साइबर सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल, अ बैंक इम्प्लीमेंट्स मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA इन शॉर्ट में बोला जाता है इसको, जो कि प्रोटेक्ट करता है कस्टमर्स के अकाउंट्स फ्रॉम हैकर्स। कई तरह के बैंक होते हैं जो आपके मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस को लगाए रखते हैं, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स के अकाउंट डिटेल्स हैं वो हैकर्स हैक ना कर पाएँ, यही रीज़न है। दो दिन से क्लास नहीं हुआ है ना, तो इस वजह से तो पूरा तो ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल भाई साइबर सिक्योरिटी का। फिर अगला पॉइंट आपका है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड प्रिवेंशन, साइबर खतरे और रोकथाम कैसे किए जा सकते हैं। तो इसके बारे में तो सबको पता होगा। हमें क्या करना चाहिए? एंटीवायरस का यूज़ करना चाहिए, फायरवॉल्स को ऑन करके रखना चाहिए, एक अच्छा एंटीवायरस का यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सस्ता जो मार्केट में है बट वो पावरफुल नहीं है, तो ऐसे एंटीवायरस का यूज़ कतई नहीं करें आप। और फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल आपके सिस्टम में पहले से होता है, बस उसको आपको जाके टर्न ऑन करने की ज़रूरत पड़ता है, तो आप टर्न ऑन कर सकते हैं, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये 5th पॉइंट, क्या चीज़ें हमें करना चाहिए जिससे हम अपने डेटा को, अपने सिस्टम को सुरक्षित बना रख सकते हैं। तो इसके पीछे आपको कई सारे पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आप जान लीजिए करके, जिससे कि हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करना चाहिए। अब एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनता है। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाता है जब आप वहाँ पे मिक्स अपर केस और लोअर केस को मिक्स करके बनाते हैं, नंबर्स को भी यूज़ करते हैं और स्पेशल सिंबल्स या स्पेशल कैरेक्टर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, तब जाके आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है। फिर इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हमें MFA का भी इस्तेमाल करना चाहिए या 2FA भी बोलते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। फिर एक कीप सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अपडेटेड, हमें अपने सॉफ्टवेयर्स को और सिस्टम्स को अपडेट करके रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो सिक्योरिटी वाली कमियाँ होती हैं वो नए वर्जन्स में अपडेट होके आ जाती है और नए नए फीचर्स भी हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। बी कॉशियस ऑफ ईमेल एंड लिंक्स, हमें जब कई तरह के ईमेल्स आते हैं, लिंक्स मिलते हैं, तो उस पर हमें सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि भाई अगर वो सस्पिशियस लग रही है तो उस पर हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। यूज़ सिक्योर वाईफाई कनेक्शन, हमें एक सुरक्षित वाईफाई कनेक्शन का उपयोग करना चाहिए, ठीक। इसका एग्जांपल, एक कंपनी ग्राहक डेटा को इनक्रिप्टेड करती है ताकि हैकर चोरी ना कर सके। तो बताइए यहाँ तक क्या साइबर सिक्योरिटी तक सबको क्लियर हो गया भाई? कोई समस्या? रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी इन रियल लाइफ, असली ज़िंदगी में साइबर सुरक्षा, एक केस स्टडी करते हैं भाई।
याहू डेटा ब्रीच 2013-14 में आपका जो याहू का डेटा ब्रीच होता है, मतलब डेटा का लीकेज होता है, इसमें क्या हुआ था, हैकर्स ने क्या किया था भैया, डेटा को हैक कर लिया था, एक्सेस कर लिया था। तो व्हाट हैपेंड, हैकर्स स्टोल 3 बिलियन यूजर्स अकाउंट, 3 बिलियन यूजर्स के अकाउंट को हैकर ने क्या किया था भैया, हैक कर लिया था। इसका प्रभाव क्या पड़ा, यूजर्स पर्सनल डेटा वॉज कंप्रोमाइज्ड, यूजर्स का जो पर्सनल डेटा था वो चोरी हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, व्यक्तिगत डेटा की चोरी की गई। सीख क्या मिलती है, कंपनीज मस्ट इनक्रिप्ट एंड सिक्योर यूज़र डेटा। इससे सीख यही मिलती है कि कंपनियों को यूज़र के डेटा को सुरक्षित और इनक्रिप्ट करना चाहिए। तो इस याहू डेटा ब्रीच से एक सीख मिली हमें, और इसका प्रभाव क्या हुआ था ये सारी चीज़ हमने देख लिया। कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो साइबर सुरक्षा व्यक्तिगत और व्यावसायिक डेटा को साइबर खतरों से बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम सुरक्षा का उपाय अपनाएं और अपडेट रहें तो साइबर अपराधों को रोका जा सकता है और हमारा डिजिटल जीवन सुरक्षित रह सकता है। इसी चक्कर में जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है या फिर जो आपकी सरकारें हैं वो तरह तरह के कैंपेन भी चलाती रहती हैं, और कई बार आप लोगों ने भी इस चीज़ों को नोटिस किया होगा, है ना, तरह तरह के अटैक्स होते हैं, उनसे बचे कैसे। देखो ये सारे पॉइंट्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि आपको एक एंटीवायरस को इंस्टॉलेशन करना चाहिए और सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करके रखना चाहिए, है ना। ऑलरेडी अभी मैंने ऊपर आपको बताया फायरवॉल टर्न ऑन करके रखना चाहिए, जो कि पहले से आपके सिस्टम में अवेलेबल होता है, बट उसे जाके आपको टर्न ऑन करना होता है बस। फिर अगला पॉइंट है आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करना चाहिए, अभी मैंने आपको समझा दिया है। एग्जाम्पल देख सकते हो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का कैसे हो सकता है। अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं आपका, और स्पेशल कैरेक्टर, तो ये इसमें नहीं है, बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी, स्पेशल कैरेक्टर भी है, तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, बट ये नहीं है। 2FA हमें ऑन करके रखना चाहिए, एक्स्ट्रा लेयर की सिक्योरिटी हमें लगानी चाहिए अपने सिस्टम्स पे। ऑनलाइन कुछ भी हम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें सावधान और सतर्क रहना चाहिए। बिना जांच पड़ताल के हमें कोई भी ऐसे लिंक्स पे, कोई भी ऐसे ईमेल पे क्लिक नहीं करना चाहिए। सुरक्षित वाईफाई का यूज़ करना चाहिए, अगर आप कभी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो वहाँ पे पब्लिक वाईफाई का यूज़ ना करें, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आपको। अपने डेटा का आपको बैकअप बना के रखना चाहिए, इन केस ऑफ फेलियर आप उसे रिकवर कर सकते हैं। ब्राउज सेफली, हमें सुरक्षित तरीके से इंटरनेट पे ब्राउजिंग का काम करना चाहिए। जब भी आप कुछ भी चीज़ें इंटरनेट पे सर्फ कर रहे हैं, तो जब भी आप सर्फिंग करें इंटरनेट पे तो आपको सुरक्षित तरीके से करना चाहिए। स्टे इन्फॉर्म्ड, हमें साइबर क्रिमिनल्स के बारे में, साइबर अटैक्स के बारे में नॉलेज रखना चाहिए, उनसे कैसे बचा जा सके, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी नहीं है तो आप भैया, सरकारें तरह तरह की कैंपेन कर रही हैं, कंपनीज भी कैंपेन करती हैं, साइबर एथिकल जो हैकर्स हैं या फिर आपके साइबर सिक्योरिटी वाले हैं, ये भी आपको तरह तरह की चीज़ें इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने सिस्टम्स को, अपने डेटा को सिक्योर बना सकते हैं। तो अब मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या यहाँ तक सबको समझ में आया, क्लियर है सभी को यहाँ तक? जितने लोग भी लाइव में देख रहे हैं बता दीजिए। ठीक है, तो क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं भैया। जिसके जो भी डाउट होंगे आप लोग क्लास एंड होने के बाद जो कमेंट बॉक्स होंगे वहाँ पे आकर के अपने डाउट पूछ सकते हैं। अभी लाइव चैट में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वो कमेंट बाद में नहीं विजिबल होंगे, इसलिए मैं बोलूँगा यही कि अगर आपकी कुछ भी समस्याएं या फिर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे लाइव क्लास एंड होगा तो वापस से वीडियो को बैक कीजिएगा, दोबारा से प्ले बैक कीजिएगा, फिर आपको कमेंट लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप अपने फीडबैक, अपने डाउट पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला था आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, तो आप लोगों को सरप्राइज़ चाहिए या ना चाहिए तो वहीं पे आप उसी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। लाइव चैट में कोई कमेंट नहीं करेगा क्योंकि लाइव चैट में समझ नहीं आएगा, दोबारा दिखेगा ही नहीं। जिसको जो भी चीज़ें बोलनी हैं, वीडियो एंड कर रहा हूँ मैं और आप लोग बैक कीजिएगा, बैक करने के बाद वापस से वीडियो प्ले कीजिएगा तो आपको कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक। तो ये रहा हमारा वीडियो एंड हो रहा भैया। चलो सबको टाटा बाय बाय, गुड नाइट। पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो।